विकास महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित प्रोफेसर सतीश चंद्र झा सप्त दिवसीय स्मृति व्याख्यानमाला के मुख्य संरक्षक और विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सरकार के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उनका सहयोग इस तरह के अकादमिक गतिविधियों के लिए निरंतर हम लोगों को सहयोग और प्रेरणा मिलती रहती है। इस कार्यक्रम के संरक्षक और मानविकी भाषा संकाय के अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह सर का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर श्याम कुमार झा सर का मैं अभिनंदन करता हूं और सभी प्रिय विद्यार्थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये प्रोफेसर सतीश चंद्र झा स्मृति व्याख्यानमाला विगत 7 तारीख से दिनांक 7 मार्च से ही आरंभ है और ये चतुर्थ दिवस है। अधिक समय न लेता हुआ मैं इस कार्यक्रम के बीच वक्तव्य के लिए मानविकी एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह सर से निवेदन अभिनंदनीय का अभिनंदन, वंदनीय का वंदन करना हमारी संस्कृति रही है। इसलिए इसे विभाग के ही पूर्व सदस्य कागजी रूप से तो पूर्व सदस्य हो गए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अभी भी हम लोगों का जो है आप हम इस विश्वविद्यालय के और इस विभाग के परिवार के रूप में अभी भी आपको आप समादृत हैं। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं सर, आपको अपने मध्य पा करके सर के अभिवादन के लिए मैं मानविकी एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह सर से आग्रह करता हूं कि सर को उत्तरीय प्रतीक चिन्ह और पुष्प गुच्छ दे करके सर का स्वागत करें। सर क्या कर रहे बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ सर सभी के लिए विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित प्रोफेसर सतीश चंद्र झा स्मृति व्याख्यानमाला के अवसर पर इसके व्याख्यानमाला के चतुर्थ पुष्प व्याख्यान के रूप में या व्याख्यान पुष्प के रूप में हमारे बीच उपस्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राकृतिक एवं संस्कृत विभाग के आचार्य जो हम सबके धरोहर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय के एक बहुत ही बुद्धिमान शिक्षक के रूप में रहे हैं और आज हम सबको गौरव प्रदान कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक आचार्य के रूप में अपने को प्रतिस्थापित करके वहां भी गौरव प्राप्त कर रहे हैं और हम सबका गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे अनुज प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी जी, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम कुमार झा जी, बबलू पाल जी, हमारे विभाग के सभी शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, शोधार्थीगण। यह जो व्याख्यान माला है यह हम सबके गुरु, जब हम सबके गुरु कह रहे हैं तो संस्कृत
के शिक्षकों की, छात्रों की एक ऐसी परंपरा होती है, एक हम ऐसे शिष्यकल्प और ऐसी परंपरा को मानते हैं कि यदि अनिल प्रताप जी के कोई गुरु हैं तो उनको भी हम अपने गुरु तुल्य ही समझते हैं। बबलू जी के यदि कोई गुरु है जिन्होंने इनको शिक्षा दी है या फिर जिनके निर्देशन में इन्होंने पीएचडी की है या फिर एमए में उनके साथ पढ़ाई की है, तो उनको भी हम लोग गुरु तुल्य ही मानना शुरू करते हैं, क्योंकि यह हमारी परंपरा है। हम पूरे संस्कृत परिवार को, हम तो पूरे विश्व में कुटुंब मानते हैं, तो कम से कम संस्कृत परिवार जो हमारा है उसको तो हम उसी श्रेणी में सबको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो हम सबके गुरु डॉक्टर सतीश चंद्र झा, जो विशेष रूप से मैंने जिनके निर्देशन में अपना शोध कार्य किया, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, डीलिट की उपाधि प्राप्त की, और उनका अत्यधिक स्नेह हमको पूरा जीवन भर प्राप्त होता रहा। डॉक्टर श्याम कुमार झा जी उनके शिष्य रहे, उनको भी उसी प्रकार स्नेह मिलता रहा। और हमारे गुरु जी की विशेषता ये रही कि जो उनके नजदीक जो भी जाता था उनको ऐसा प्रतीत होता था कि गुरु जी उन्हीं के हैं। तो ये विलक्षण व्यक्तित्व की यही पहचान होती है कि वो सबके लिए उसी भाव से, समत्व का भाव उनके अंदर रहता है और सबके कल्याण की बात वो लोग सोचते हैं। यही कारण है कि उनकी शिष्यकल्प के लोग आज उनकी स्मृति में इस प्रकार की व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहे हैं। तो किसी गुरु के लिए सबसे बड़ा समर्पण, सबसे बड़ी जो सपरिया हो सकती है वो यही हो सकती है कि उनको इस प्रकार से उनको आदर दिया जाए, उनको याद किया जाए। और मैं डॉक्टर श्याम कुमार झा जी को बिल्कुल दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि इस कार्य को उन्होंने जितने शिद्दत से और जितनी तत्परता से और जितनी समर्पण के साथ इस कार्य को इस पूरे प्रारूप को कार्यरूप प्रदान कर रहे हैं, यह काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर डॉक्टर श्याम कुमार झा जी के लिए, बबलू पाल जी के लिए क्योंकि श्याम कुमार झा जी इसलिए भी प्रशंसनीय नहीं है कि उन्होंने इस कार्य को बखूबी किया है, बल्कि बिल्कुल उसको मर्यादित रूप में और एक से एक विलक्षण विद्वानों को इन्होंने जोड़ा है। डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी जी, प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी जी हमारे बीच के हैं, हमारे साथ रहे हैं, इसलिए बहुत सहज रूप से उपस्थित हुए हैं। उनका इस विश्वविद्यालय के प्रति एक अलग तरह का प्रेम है, अपरत्व है। अदरवाइज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतने शॉर्ट नोटिस पे किसी आचार्य को बुला पाना सामान्य बात नहीं होती। ठीक उसी तरह से विश्वविद्यालय में कल दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्य हम सबके मित्र आ रहे हैं, उनको भी डॉक्टर श्याम कुमार झा जी ने जोड़ा है। और विस्मय की बात यह है कि इसमें मेरा परामर्श तो कम ही रहता है, श्याम जी अपने परामर्श से, अपनी प्रज्ञा से एक से एक विद्वानों को जोड़ रहे हैं। तो इसके लिए सचमुच में श्याम कुमार झा जी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत लाभ हो रहा होगा एक विशेष विषय पे, जिसपे आपको आपके विद्वान आके आपके बीच बोल रहे हैं, आपको एक बहुत सारी चीज़ों को समझने का, एक अलग नज़रिए से उसको देखने का, और खासकर इस तरह के व्याख्यान की उपादेयता ये है कि जब हम शिक्षकों से लगातार पढ़ते पढ़ते एक रास्ता हो जाती है, तो एक अलग से विद्वान जब आते हैं तो उनकी एक विलक्षणता और एक मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि जब बाहर के कोई विद्वान आते हैं तो वो कम समय के लिए विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। तो इस रूप में आप लोगों को मुझे आशा है कि प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी जी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी जी की एक और विशेषता ये है कि ये भारतवर्ष में जितने भी युवा प्राध्यापक होंगे संस्कृत में, उसमें से एक होंगे या सबसे युवा प्राध्यापक होंगे। तो ये भी इनके लिए बहुत ही ये गौरव का विषय है। और अनिल जी का बारंबार मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने विभाग में, विश्वविद्यालय में, अपने मानवीय भाषा संकाय में। और मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए, इसमें बीच वक्तव्य जैसा कुछ चीज़ है नहीं, मुझे एक बार आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी थी, श्याम जी के प्रति, अनिल जी के प्रति, बबलू जी के प्रति, आप सबके प्रति, जो आप सब लोग मिल के इसका लाभ ले रहे हैं। और इसका जब आप आगे और अध्ययन करेंगे या फिर जो अध्यापन होगा, तो कई बार जो हम बड़े आचार्यों को सुनते हैं, उनका जो अनुभव उस विद्या के प्रति जो हम लोग जब सुनते हैं, तो केवल छात्रों को लाभ नहीं मिलता है। जब हम भी उस विषय को फिर से पढ़ते हैं, विद्या बार बार पढ़ी जाती है, और जितनी बार हम किसी विद्या को पढ़ते हैं उतनी बार हमको एक नए डायमेंशन से उस विषय को, उस विषय वस्तु को, उसके प्रतिपादन को, उसकी व्याख्या को समझने का अवसर मिलता है। ठीक है, केवल आपके लिए नहीं होता है, हमारे लिए भी होता है। तो इसकी उपादेयता है उसी रूप में बनी रहे। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
धन्यवाद सर, आत्मीय बीज वक्तव्य के लिए, स्वागत के लिए और आभार प्रदर्शन के लिए आपका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं सर आपके प्रति। वैसे एक व्याख्यान माला के साथ साथ आज का जो चतुर्थ दिवस का जो ये व्याख्यान है, वह व्याख्यान के साथ मुझे लग रहा है कि एक भावुक का भी क्षण है, इसलिए अगर कहीं क्रमबद्ध में दोष आए तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम कुमार झा सर से कि अपने भावों को जो है धन्यवाद प्रभु जी। प्रोफेसर सतीश चंद्र झा स्मृति व्याख्यान माला के चतुर्थ दिवस के व्याख्यान के अवसर पर मंच में अध्यक्षता कर रहे मानविकी एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर कुसुम सिंह जी, जो इस पूरे व्याख्यान माला के संरक्षक हैं, पूरे व्याख्यान माला के मुख्य संरक्षक माननीय कुलपति महोदय एवं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी जी। अनिल जी के बारे में सोम सर ने विस्तारित बताया है कि आप यहाँ थे और प्रोफेसर सतीश चंद्र झा सर के बारे में भी सोम सर ने लगभग सब कुछ बताया है। वो एक ऐसी शख्सियत थे, साहित्य, कला, संस्कृति सबका समागम उनके व्यक्तित्व में था। उनकी पूरे बिहार में, पूरे देश में भी, लेकिन पूरे बिहार, और बिहार से मेरा मतलब एकीकृत बिहार से है, बिहार और झारखंड से। कौन ऐसा संस्कृत का वर्तमान में प्रोफेसर या रिटायर्ड प्रोफेसर होगा जो उनसे किसी न किसी रूप में संबद्ध न रहा हो। ये बात ठीक है कि जो बिहार के बाहर के कुछ विद्वान हैं उनको उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी न भी हुई हो, लेकिन इस व्याख्यान माला के माध्यम से हम सभी छात्रों के बीच हमें लगता है कि एक बार गुरुजी स्वयं विद्यमान हमारे बीच, और इस सबका श्रेय जाता है प्रोफेसर कुसुम सिंह। मार्च महीने में कई सारे कार्यक्रमों की श्रृंखला थी, आप सबको ज्ञात है। 5 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन से लेकर आज भी ये संगोष्ठी अनवरत जारी है। व्याख्यान माला बीच में होली के 4 दिनों की विरति को छोड़ दें तो इस सबका मार्गदर्शन प्रश्न सर का ही मिलता रहा। इतनी अधिक व्यस्तता रही सर की इस बीच में, कई बार मैं उलझन में भी था, थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में भी था, लेकिन सब कुछ गुरुजनों के आशीर्वाद से साकार हो रहा है। और उसी चतुर्थ पुष्प के रूप में आज अनिल जी हमारे बीच उपस्थित है कि हम जो परामर्श करेंगे प्रसून सर से, ये भी समय नहीं मिलता हम इसको स्वरूप देने के लिए जो एक डिस्कशन करें वो, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों का चिंतन और समझ लगभग एक समान है, सम है। इसलिए वो विद्वान भी जो आए हैं उसमें उनकी मौखिक सम्मति न होते हुए भी मानसिक सम्मति बनी जाती है। ये सबसे खास है। हमारे बीच शिवेंद्र जी उपस्थित हैं, शिवेंद्र जी का इस व्याख्यान माला में स्वागत है। तो इस प्रकार अनिल जी का हमारे बीच आना और शोध प्रविधि पर उनका व्याख्यान होना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि अनिल जी यहाँ पीएचडी के छात्रों को शोध प्रविधि पढ़ाते। जब हमारी बातचीत हुई कि किस विषय में परिचर्चा होगी, तो मैंने ही सजेस्ट किया कि अगर हो सके तो शोध प्रविधि जो आप पढ़ाते थे, और मैं कोट करना चाहूंगा कि 1-2 बार अनिल जी की कक्षा, शोध प्रविधि की कक्षा के बाद मेरी कक्षा होती थी। प्रवेश होने पर अगर ब्लैक बोर्ड वो साफ करना भूल गए तो पूरे ब्लैक बोर्ड का दृश्य देखने से लगता था कि कितना मेहनत किया गया है शिक्षक के द्वारा। तो ये एक शिक्षक की खासियत होती है कि शिक्षक के छात्रों के साथ किस तल्लीनता के साथ कार्य करता है।
और यहाँ आप एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में थे, तो इस गुरुकुल से आपका नाता जीवन भर का आगे नाता रहेगा। तो मैंने सोचा कि पीएचडी के अपने नए छात्र भी आए हैं, तो एक बार उनकी अपनी उस शोध प्रविधि वही उपस्थापन करें। उन्होंने सहमति दी और जैसा शिक्षक ने कहा, बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको बुलाया, आपका स्वागत तो औपचारिक हुआ है। मैं फिर से एक बार संस्कृत विभाग की ओर से, माननीय रमवासी समुदाय की ओर से और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आप हमारे बीच उपस्थित हैं, इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अधिक वक्तव्य को निर्धारित न करते हुए मैं हम लोग जो मुख्य वक्ता को सुनने के लिए उपस्थित हैं, आज ही अनिल जी को इलाहाबाद के लिए प्रस्थान भी करना है, तो मैं ये मंच आपको सुनाता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी प्रसून सर ने कहा कि सबके होते हैं विद्वान, वास्तव में विद्वान सबके होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। थोड़ा अधिक लगाव होता है जिनके सानिध्य में हम रहते हैं। प्रोफेसर सतीश चंद्र झा सर का जो कंट्रीब्यूशन है संस्कृत जगत में वह सराहनीय है, स्तुत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। यह व्याख्यान माला अधिक समय न देता हुआ मैं अब अपने उद्बोधन के लिए प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ सर। कई बार तो मैं भी शोध प्रविधि सर से ही पढ़ करके क्लास में जाता था पढ़ाने। वेदांत और तर्क भाषा में जो शोध प्रविधि इन्होंने बताया है वह आज भी हमारे लिए पाते हैं। मैं आपका सादर आपको आमंत्रित करता हूँ सर अपने उद्बोधन के लिए सर। बहुत बहुत आभार डॉक्टर बबलू पाल जी, आपकी महानता है। विद्वानों के ऐसे लक्षण होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, और मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मेरा ज्ञान है गुरुओं की परंपरा का। मैं उस ज्ञान के प्रति केवल निमित्त मात्र हूँ और निमित्त मात्र ही बना रहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के भारतीय भाषा एवं मानविकी संकाय के संकायाध्यक्ष, संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष तथा गांधी भवन बनकट परिसर के निदेशक, कर्मयोगी, यशस्वी अग्रज वर्य प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह सर, जो प्रोफेसर प्रातस्मरणीय पूज्यपाद सतीश चंद्र झा स्मृति व्याख्यान माला के संरक्षकत्व हम सबके बीच में उपस्थित हैं। इसी क्रम में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष अग्रज कल्प डॉक्टर श्याम कुमार झा तथा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हमारे अनुज कल्प डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, इसी क्रम में संयोजकत्व हम सबके बीच उपस्थित पौना पुण्य नाम लेकर के अपने को मैं मानता हूँ हमारे अनुज कल्प बबलू पाल जी। इस चतुर्थ ज्ञान यज्ञ सत्र में समुपस्थित हमारे प्रिय शोधार्थी एवं विद्यार्थी, आप सभी को यथोचित स्वागत करते हुए अग्रज आचार्य को प्रणाम करते हुए मैं मंगलाचरण के द्वारा भारतीय शोध प्रविधि विषय पर जो भी गुरुओं से मुझे संप्राप्त हुआ है ऋषि ऋण के रूप में, वह मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च नमो नमः। भारतीय शोधक प्रविधि पर यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा व्याख्यान करूंगा तो निश्चित रूप से जो है वो ज्यादा ही बोधगम्य होगा। लिखो थोड़ी सी तकनीकी समस्या है तो देखता हूँ मैं विदाउट पीपीटी ही प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। हमारे संकाय अध्यक्ष के पास समय अभाव है, मैं चाहता हूँ मेरे व्याख्यान में रहें। विश्वविद्यालय के नैका अनेक प्रकल्पों में वो व्यस्त हैं, तो मैं उनकी व्यस्तता को समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। एक बार मैं और ट्राई करता हूँ तो अगली बात को बिना पीपीटी से प्रेजेंट करने की। पीपीटी से चीजें और क्लियर हो जाएंगी, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं रिसर्च के विद्यार्थी। पेपर शेयर कर देंगे सबको, अगर ना भी होता है तो। हाँ देख लेते हैं सर लास्ट। हाँ देख लेते हैं लास्ट।
तो हम कह सकते हैं कि भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि, भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि को जानने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि को जानें। हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को एक विशेष स्थान दिया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा का तात्विक ज्ञान तभी हो सकता है जब हम भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि के विज्ञान को जानें। नहीं तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो भारतीय शोधक प्रविधि पर आधारित है उसका सम्यकतया ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अंतर विषयक आयाम के रूप में या बहुविषयक आयाम के रूप में तत्वान्वेषण करना है, शोध कार्य करना है, तो भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि का ज्ञान नितांत अपेक्षित है। अब प्रश्न होता है कि ये वर्ल्ड व्यू, भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि की वैश्विक दृष्टि क्या है। जितने भी हमारे शोधार्थी हैं उन्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि जब हम तत्वान्वेषण करते हैं तो एक वैश्विक दृष्टि का निर्माण करना नितांत आवश्यक होता है, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ल्ड व्यू कहते हैं। वह कोई भी विषय हो, आपका शोध का कोई भी शीर्षक हो, लेकिन वर्ल्ड व्यू जो एक वैश्विक दृष्टि है, उस वर्ल्ड व्यू को आपको युक्त रूप से अपने शोधक प्रबंध में कहना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि यह एक विषय है, तो प्रश्न होता है कि पूरे संसार में जितनी शोधक प्रविधियां हैं जिन पर तत्वान्वेषण आश्रित है, उन शोधक प्रविधियों को कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। इसी को अंग्रेजी में कहा गया कि वर्ल्ड व्यू ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। पूरे विश्व की जो शोधक प्रविधियां हैं, उन शोधक प्रविधियों को हम 4 भागों पूरे विश्व की जितनी भी शोधक प्रविधियां हैं, उन शोधक प्रविधियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात 4 प्रकार की शोधक प्रविधि हैं पूरे विश्व में, जिन पर जितना भी हमारा ज्ञान विज्ञान या नए नए शोध आश्रित हैं, वो केवल उनका 4 भागों में हम विभाजन कर सकते हैं। एक को कहते हैं डोगमा सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी। डोगमा का मतलब यह है कि शोध का एक आयाम है जो धर्म पर आश्रित है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, हालांकि धर्म को कहना थोड़ा सा कठिन है, उनको हम रिलीजियस टेक्स्ट कहें, जो रिलीजन्स हैं, जो रिलीजन बेस्ड जो रिसर्च हो रहे हैं, अर्थात जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों पर आश्रित जितने भी शोध कार्य हो रहे हैं, उनकी जो शोधक प्रविधि है उसको हम डोगमा सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। अब ये है कि डोगमा सेंटर्ड क्या है कि इसमें जो है जितना भी रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ धर्म के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि जैसे ज्यू एक प्रकार का रिलीजन है जिसको यहूदी कहते हैं, क्रिश्चियन एक प्रकार का रिलीजन है जिसको हम ईसाई कहते हैं, इस्लाम एक प्रकार का रिलीजन है। तो जियो क्रिश्चियन इस्लाम में जो जितने भी जो है शोध कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, उनकी जो शोधक प्रविधि है, उस शोधक प्रविधि को डोगमा सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। इसके आधार पर रिलीजियस डेवलपमेंट है, रिलीजन का अकादमिक रूप से उसका विकास देखा जाता है। दूसरी जो शोधक प्रविधि है उसे हम सेल्फ
सेल्फ सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। सेल्फ का मतलब आत्म केंद्रित शोधक प्रविधि। आत्म केंद्रित शोधक प्रविधि के आधार पर जितने भी औद्योगिकीकरण जो कहते हैं, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, या जो मॉडर्निज्म है, संरचनावाद है, उत्तर संरचनावाद है, जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है पूरे विश्व में, जितना भी हम ज्ञान विज्ञान का विकास देखते हैं, उस ज्ञान विज्ञान के विकास का जो आधार है, उस आधार को हम कहते हैं आत्म केंद्रित शोधक प्रविधि, या इसको हम कहेंगे सेल्फ सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी। जितना भी आप आधुनिक ज्ञान विज्ञान का विकास देख रहे हैं, उस आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विकास के आधार को हम आत्म केंद्रित शोधक प्रविधि कहेंगे। ध्यान रखिए, शोधक प्रविधि क्या है? शोधक प्रविधि एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है, टूल है। उसी शोधक प्रविधि के आधार पर आपका तत्वान्वेषण होता है, आपका शोध कार्य होता है। तो शोधक प्रविधि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, जिसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के आधार पर ही आपका रिसर्च जो है वह विकसित होता है। तो जो सेल्फ सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसके आधार पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इस सारा जो भौतिक विकास दिखता है, उस भौतिक विकास का इसकी जो आधारशिला है वह सेल्फ सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तीसरी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको हम मैटर सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। मैटर सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि जो भौतिक केंद्रित शोधक प्रविधि है, मैटर पर आश्रित होकर के, मैटर सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी के द्वारा जितने भी सोशल डेवलपमेंट हुए, सोशियोलॉजी के क्षेत्र में या हम पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में जो तरह तरह की हम थियरीज देखते हैं, चाहे वो नक्सलिज्म हो, माओइज्म हो, या हम आप कह सकते हैं कि मार्क्सिज्म हो, लेनिनिज्म हो, गांधीज्म हो, अंबेडकरिज्म हो, जितने भी सामाजिक जो आयाम को ध्यान में रख करके जो शोध कार्य हुए हैं, जितने भी समाज शास्त्रीय विचारधाराएं और सिद्धांत जो है पल्लवित एवं तथा फलित हुई हैं, उनका आधार जो है वह मैटर सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी है। इसी तरह से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो भी आपको जो विकास दिखाई देता है, चाहे वह लोकतंत्र की अवधारणा हो, राजसत्ता की अवधारणा हो, राजधर्म की अवधारणा हो, इनका आधार जो है वह मैटर सेंटर्ड जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी है। अर्थात मैटर सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी से सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इनका विकास हुआ है। सेल्फ सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी के आधार पर जितना भी मल्टीस्टेट डेवलपमेंट हुआ है उनका विकास हुआ है। डोगमा सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी के आधार पर धर्म के क्षेत्र में जितने विकास देखते हैं, रिलीजन के क्षेत्र में जितने विकास दिखाई देते हैं, उनका विकास हुआ है। जो चौथी रिसर्च मेथोडोलॉजी है वह सबसे महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में। वह रिसर्च मेथोडोलॉजी है स्पिरिचुअल सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी, अध्यात्म केंद्रित शोधक प्रविधि, या इसको हम कहेंगे वेद केंद्रित शोधक प्रविधि। यही अध्यात्म केंद्रित जो शोधक प्रविधि है या वेद केंद्रित शोधक प्रविधि है, यही भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि है। इस पर चिंतन करना अभी बचा हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस समय या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के समय में अब भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि पर विचार करना अपेक्षित है, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास कर सकते हैं, उसमें तत्वान्वेषण कर सकते हैं, नवोन्मेषी चिंतन कर सकते हैं। तो भारत का
दृश्य काव्य हो, सब कुछ जो है अध्यात्म केंद्रित ही हमारा संस्कृत मांगमय है। साक्षात रूप से या परंपरा रूप से जब हम मंगलाचरण ही करते हैं या भरतवाक्य ही हम बोलते हैं, तो कहीं न कहीं हम अध्यात्म से प्रारंभ करते हैं और अध्यात्म से जाकर के हम संपूर्ति करते हैं। यह बताता है कि भारतीय जो चिंतन हुआ है, भारतीय जो तत्वान्वेषण हुआ है, उस तत्वान्वेषण की जो शोध प्रविधि है वह अध्यात्म केंद्र शोध प्रविधि है। पूरे विश्व को एक मॉडल प्रस्तुत कर सकती है यह शोध प्रविधि। इसीलिए आज न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पूरे विश्व के छात्रों को भारतीय शास्त्रीय शोध प्रविधि से अभिज्ञान कराना नितांत अपेक्षित है। अब प्रश्न होता है क्यों अपेक्षित है? जो डोगमा सेंटर्ड शोध प्रविधि थी उसमें कुछ कमियां दिखाई दी। क्या कमियां हैं? जीव क्रिश्चियन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्रिश्चियन इस्लाम को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वहां पर टॉलरेंस नहीं है, अर्थात एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को पसंद नहीं करता, क्योंकि सबका अपना एक डोगमा है, स्ट्रक्चर है, और मानता है कि ऐसा ही वो पंथा जो हमारा जो पूजन पद्धति है या ईश्वर से जोड़ने का हमारा मार्ग है, यही श्रेयस्कर है। इसीलिए क्या हो रहा है, रिलीजन बेस्ड जो है कंपटीशन हो रहा है, रिलीजन बेस्ड जो है तमाम प्रकार के जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है। तो इसलिए जो डोगमा सेंटर शोध प्रविधि है वो जो है कहीं कहीं एकांगी है, अर्थात जो भारत में जो कहीं कहीं मानवता की वो प्रतिकूल है। दूसरा जो सेल्फ सेंटर्ड शोध प्रविधि थी उसने भी कुछ समस्याओं का निदान तो किया, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को उसने उत्पन्न किया। अर्थात जो भौतिक विकास है हमारा, जिसको हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास देखते हैं, जो हम विज्ञान के क्षेत्र में विकास देखते हैं, उससे तो हमें हमारा भौतिक विकास दिखता है, लेकिन यह भी सर्वांगीण भौतिक विकास नहीं है, यह भी एकांगी है। क्योंकि इस भौतिक विकास ने क्या किया, इसने जो है बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न भी किया। जैसे आप लोग समझते हैं क्लाइमेट चेंज की समस्या दिखाई दे रही है, ओजोन डिग्रेडेशन की समस्या दिखाई दे रही है, ग्लोबलाइजेशन में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिखाई दे रही है, तमाम नए नए प्रकार की इसलिए सेल्फ सेंटर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आउटडेटेड है। तीसरी रिसर्च मेथोडोलॉजी है जिसको हम मैटर सेंटर्ड कहते हैं, जिससे तमाम प्रकार के जो है सामाजिक जो सिद्धांत जो उत्पन्न हुए वह भी एकांगी हुए। मार्क्सिज्म भी एकांगी ही हुआ, लेनिनिज्म भी एकांगी ही हुआ, क्योंकि वह भी जो है वह सार्वभौमिक चिंतन को लेकर के वह सामाजिक सिद्धांत विकसित नहीं हुआ। इसलिए यदि उनकी भी समस्याओं को देखें या डेमोक्रेसी जैसा जो लोकतंत्र जैसी अवधारणा है उसमें भी कमियां दिखाई देती हैं। आजकल वोट बैंक पॉलिटिक्स चालू हो गई है, उसमें जो है क्या होता है कि सारा एथिक्स वहां पर खत्म होकर के केवल चेयर के लिए, केवल पावर के लिए जो है लड़ाइयां दिखाई देती हैं। कहीं कहीं एथिक्स के साथ कंप्रोमाइज किया जा रहा है। अर्थात मैटर सेंटर्ड सोसाइटी से जो हमारी सामाजिक अवधारणाएं, राजनीतिक अवधारणाएं डेवलप हुई हैं, उनमें भी एकांगी है, उसमें भी जो हमारा जो विकास दिखाई देता है वो एक पक्षी दिखाई देता है, इसलिए वो भी आउटडेटेड है। अब जो चौथा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी शास्त्रीय शोध प्रविधि कहते हैं, इसके द्वारा क्या विकास होगा? शिक्षा में क्रांति होगी। देखिए डोगमा सेंटर्ड ने रिलीजन में क्रांति किया, सेल्फ सेंटर्ड ने जो है मटेरियल डेवलपमेंट साइंस में क्रांति किया, मैटर सेंटर्ड ने पॉलिटिकल साइंस और सोशल थॉट में जो है क्रांति किया, और स्पिरिचुअल सेंटर्ड मेथोडोलॉजी क्या करेगा? वो एजुकेशन में क्रांति करेगा। अर्थात हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में वो क्रांति करेगा। तो इसके द्वारा जो है जो डेवलपमेंट होगा, अध्यात्म केंद्रित शोध प्रविधि के द्वारा जो तत्वान्वेषण होगा, उस तत्वान्वेषण का जो परिणाम आएगा वह भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के समन्वय के रूप में आएगा। इसी को होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को सर्विस विकास कहते हैं। अर्थात भारतीय शास्त्रीय शोध प्रविधि के द्वारा
भौतिक विकास होगा और भौतिक और आध्यात्मिक विकास में समन्वय स्थापित होगा। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, इसी को होलिस्टिक डेवलपमेंट कहेंगे। इसलिए आज के परिवेश में भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि पर चिंतन करना, विचार करना नितांत अपेक्षित है। न केवल विश्व के, न केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में, अपितु विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि को लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। अब देखिए, क्लासिकल इंडियन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, एक प्रकार का जो है टूल है। किसका टूल है? निमित्त बनेगा एजुकेशनल रेगुलेशन का, शिक्षा में क्रांति लाएगा। और शिक्षा में क्रांति लाने का जो फल क्या होगा? मनुष्य का होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, समावेशित समृद्धि और विकास कहेंगे। अब देखिए, अभी भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि की विशिष्टताएं क्या है, क्या वैशिष्ट्य है, उन वैशिष्ट्य को जानने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि हम सभी रिसर्च मेथोडोलॉजी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी में पाश्चात्य रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और भारतीय रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, दोनों का वैशिष्ट्य क्या है, हम उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। इसीलिए पाश्चात्य शोधक प्रविधि को भी हम जानते हैं, तो भारतीय शोधक प्रविधि को भी जानना होगा। तो भारतीय शोधक प्रविधि का क्या वैशिष्ट्य है, यह मैंने यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दिखाने का प्रयास किया है कि क्लासिकल इंडियन रिसर्च मेथोडोलॉजी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ। भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि क्या है? एक प्रकार की इंक्वायरी है, डिस्कवरी है। और डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी का एक निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है। और क्या डिस्कवरी करता है? इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ। तत्व क्या है, सत्य क्या है, सत्य के अन्वेषण का जो निमित्त है, वह निमित्त जो है भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि है। अर्थात भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि एक निमित्त है। किसका निमित्त है? तत्व के अन्वेषण का। एक तत्व क्या है? सत्य। सत्य के अन्वेषण का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हम कह सकते हैं वह निमित्त कारण है। अब प्रश्न होता है कि सत्य का अन्वेषण करें या तत्व का अन्वेषण करें, क्यों करें? इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि के द्वारा हमें तत्वान्वेषण करना है, सत्य की खोज करना है। इस सत्य की खोज का उद्देश्य क्या है? तो शास्त्रकारों ने कहा है कि होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। हम जो है सार्वभौमिक दृष्टि से अपने को परिष्कृत और परिमार्जित करना चाहते हैं, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। और होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं? हम भौतिक सुख समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं और साथ साथ जो है आध्यात्मिक आनंद की प्राप्त करना चाहते हैं। इसको फिर से समझिए, भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि के द्वारा हम अपना परिष्करण चाहते हैं, हम अपना परिमार्जन चाहते हैं। कहते हैं किस प्रकार का परिष्करण होगा, परिमार्जन होगा? ये शरीर जो है इसके 3 भाग हो सकते हैं, 3 भागों में बांटा गया है शास्त्रों में, आप लोगों ने देखा होगा। एक फिजिकल बॉडी है, जो है सही। तो हमें 3 प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हमारा फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए और साइकिक जो है हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, ये भी होना जरूरी है। और प्लस प्लस स्पिरिचुअल एलिवेटेड भी हम हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकली फिट, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी। अर्थात हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और आध्यात्मिक रूप से भी जो है हम मजबूत या स्वस्थ हो, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि के द्वारा आपका भौतिक शरीर का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके मानसिक शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आपके स्पिरिचुअल शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब तीनों शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तब आपका जो है जो विकास होगा
वह भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों का समन्वित होगा, दोनों का समवेत रूप में विकास होगा। इसको हम कहेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट, समावेशित समृद्धि या विकास। तो ये जो भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि है उससे जो हम तत्वान्वेषण कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं, चाहते हैं, अपने परिष्कार के द्वारा हम किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? भौतिक विकास की प्राप्ति करना चाहते हैं और साथ साथ जो है आध्यात्मिक विकास की भी प्राप्ति करना चाहते हैं। प्रश्न होता है, आप लोग रिसर्चर हो, स्रोत क्या है? कैसे आप कह रहे हो कि हम दोनों चाहते हैं कि हम भौतिक दृष्टि से भी सुख समृद्ध हो और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सुख समृद्ध हो? तो शास्त्रों में कहा गया है धर्म का लक्षण ही जो है, महास्पराग ने वैशेषिक सूत्र के दूसरे सूत्र में कहा है पहले अध्याय का कि यतो अभ्युदय श्रेयस सिद्धि सधर्मः, अर्थात धर्म क्या है? जिससे आपका अभ्युदय हो और साथ साथ निश्रेयस की भी सिद्धि हो। अर्थात अभ्युदय का मतलब हमारा भौतिक विकास भी हो, निश्रेयस का मतलब हमारा आध्यात्मिक विकास भी हो। धर्म वही है, धर्म का मतलब केवल आध्यात्मिक विकास नहीं, धर्म का विकास मतलब हमारा भौतिक विकास भी हो। भौतिक विकास के तात्पर्य यही है हमारा कंफर्ट ऑफ लाइफ हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन हो, जितना भी इस जीवन का कंफर्ट ऑफ द लाइफ हो वह भी धर्म से ही सिद्ध होगा और साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम जो है समृद्ध हो और विकसित हो, वह जो है वही धर्म है। इसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया है कि विज्ञान चा यस तद वेद उभयम सह। उभय का मतलब दोनों साथ साथ जानना है। कहते हैं कौन कौन सा? दो प्रकार का हमें ज्ञान लेना है। कौन कौन सा ज्ञान है? कहते हैं विद्या भी हमें जानना है, अविद्या भी जानना है। क्योंकि अविद्या के द्वारा भौतिक विकास होगा, अर्थात साइंस और टेक्नोलॉजी का भी हमें ज्ञान करना है और साथ साथ विद्या से जो है हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, निश्रेयस की प्राप्ति होगी। इसलिए दोनों प्रकार की विद्याओं को साथ साथ जानने की आवश्यकता है। और यही नहीं, आप मुंडकोपनिषद में देख लीजिए, वहां भी कहा गया है कि अर्थात दो प्रकार की विद्याओं को जानना है। कौन कौन सी? पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या क्या है? जो निश्रेयसत्व की प्राप्ति कराए, और अपराविद्या क्या है? इससे आपकी भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसलिए जब अगर आप कहेंगे कि भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि की क्या आवश्यकता है, तो तत्वान्वेषण है, सत्यान्वेषण है। इसके द्वारा हमें परिष्कार हमारा होगा। उस परिष्कार की परिणति क्या होगी? भौतिक विकास की होगी हमारी और आध्यात्मिक विकास की हमारा होगा। तो अब जो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, इसने जो है एक कई प्रकार के मॉडल्स दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, और इसी सिद्धांत के आधार पर जो है संदर्भ ग्रंथ या शोधक प्रबंध या सिद्धांत या वाद ग्रंथ लिखे गए हैं। और जो भी मॉडल जो दिया गया है वो मॉडल जो है क्या है? और ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर लाइफ, माने हमारे जीवन का जो है परिष्कार कैसे हो, उस परिष्कार को वह मॉडल प्रस्तुत करता है। अर्थात भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि ने क्या किया कि बहुत सारे सिद्धांतों का तत्वान्वेषण किया और सिद्धांत के आधार पर क्या होता है, हमारे जीवन का जो है वह परिष्कार होता है, परिमार्जन होता है। और उस परिष्कार परिमार्जन का उद्देश्य क्या है? हमारा सर्वविध कल्याण या हमारा सार्वभौमिक विकास। तो भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि ने मॉडल को बताया, अर्थात सिद्धांत का अन्वेषण किया, तत्वान्वेषण, और सिद्धांत जो है उसी से हमारा परिष्कार होगा जीवन का। यही अब कह सकते हैं कि इंडियन रिसर्च क्या है। अगर कहा जाए भारतीय शोधक कहा, व्हाट इज द इंडियन रिसर्च, तो अगर इसको संस्कृत में कहना है तो भारतीय शोध जो है वह तत्वान्वेषण है। भारतीय शोध क्या है? वह तत्वान्वेषण है, तत्व की खोज करता है। भारतीय शोध तत्वान्वेषण है। और अब प्रश्न होता है कि तत्वान्वेषण किसमें किया जाता है? वो आपकी थीसिस जो होती है उसको क्या कहेंगे?
थेसिस शोधक प्रबंध तो है, लेकिन थेसिस को अगर आपको और टेक्निकली कहना है तो वह तत्वबुभुत्सु कथा है। समझिए, भारतीय शोधक प्रबंधी के द्वारा तत्वान्वेषण क्या है? तत्वान्वेषण तो शोध है, और शोध का जो ग्रंथ है उसको ग्रंथ को हम क्या कहेंगे? तत्वबुभुत्सु कथा। तत्व को जानने की इच्छा का जो ग्रंथ है वह शोधक प्रबंध है। तो हमारा जो शोधक प्रबंध क्या है? वह शोधक प्रबंध तत्वबुभुत्सु कथा है। अब प्रश्न उठता है, कथा क्या है? पाश्चात्य तो लोग कथा को स्टोरी कहते हैं, हमारे यहाँ कथा स्टोरी नहीं, क्योंकि उनका स्टोरी क्या होती है? यूटोपिया होती है, वो बिना सिर पैर की कल्पना वाली होती है, वो इमेजिनरी होती है। हमारी कथा जो है वह यथार्थ होती है। कथा का लक्षण देखिए क्या लिखा है कि नाना वक्तृक पूर्व पक्ष सिद्धांतवान वाक्य संदर्भ कथा। देखिए, नाना वक्तृक माने बहुत सारे विद्वानों ने जो कहा है, क्या कहा है? एक तो विद्वान तो आपको के बारे में कहेंगे, किसी तत्व के बारे में। अब कुछ विद्वान क्या कहेंगे? उत्तर पक्ष के रूप में उसके पक्ष में कुछ कहेंगे। तो बहुत सारे विद्वानों ने किसी एक तत्व पर जो विभिन्न प्रकार के अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों के आधार पर आपने जो एक मॉडल बनाया है, आपने उन विचारों का विश्लेषण किया और विश्लेषण करके एक सिद्धांत जो आपने दिया है, वही सिद्धांत जो है क्या कहलाएगा? कथा कहलाएगी। अर्थात कथा का मतलब होता है एक प्रकार का रेफरेंशियल टेक्स्ट, संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ क्या है? उसमें पूर्व पक्ष का भी मत होगा, उत्तर पक्ष का भी मत होगा, दोनों का तात्विक अन्वेषण करके आप एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो भारतीय शोधक प्रबंधी के द्वारा जो आपकी तत्वबुभुत्सु कथा है, वह शोधक प्रबंध जो है वह किसी न किसी सिद्धांत को प्रतिपादित कर कोई मॉडल देती है, और वह मॉडल का उद्देश्य क्या है? वही उस मॉडल के द्वारा परिष्कार। क्या परिष्कार? जीवन का परिष्कार। क्यों? या तो भौतिक विकास प्राप्त करना चाहते हैं उस मॉडल के द्वारा, या तो आध्यात्मिक विकास प्राप्त करना चाहते हैं, या दोनों विकास को आप साथ साथ प्राप्त करना चाहते हैं। तो थेसिस जो है क्या है? वह तत्वबुभुत्सु कथा है, और रिसर्च शोध क्या है? वह तत्वान्वेषण है। इस रूप में आपको जानना है। अब प्रश्न होता है कि संस्कृत में शोध के द्वारा जो तत्व का अन्वेषण कर रहे हो, ये तत्व किसका है? इस तत्व का विषय क्या है? जैसे हम कहें कि अहम घटम जानामि, तो हमें घटक ज्ञान है, तो प्रश्न होता है इस घटक ज्ञान का विषय क्या है? तो घटक ज्ञान का विषय तो घट ही है ना। अगर हम कहते हैं हम तत्वान्वेषण कर रहे हैं, तो तत्वान्वेषण का विषय क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द तत्व? कहते हैं तत्वान्वेषण का विषय विश्व है, ये संसार है। अर्थात भारतीय शोधक प्रविधि में जो हम तत्वान्वेषण करते हैं, तत्वान्वेषण में उसका विषय क्या है? वह विषय यह विश्व है, यह संसार है। तो संसार जो है यह भी दो प्रकार का है, एक अंतर जगत है, दूसरा बाह्य जगत है। या तो हम अंतर जगत का स्वरूप का तत्वान्वेषण करते हैं शोधक प्रविधि के द्वारा, या तो बाह्य जगत के तात्विक स्वरूप का हम तत्वान्वेषण करते हैं भारतीय शोधक प्रविधि के द्वारा। अब कहते हैं दोनों जगत, अंतर जगत भी और बाह्य जगत भी, यह भी दो प्रकार का है। एक तो आपके अंदर है, अंतर जगत जो है एक आपके अंदर है आधा, और आधा अंतर जगत जो है बाहर भी है। और जो बाह्य जगत है वह भी जो है एक आधा भाग अंदर है और आधा भाग बाहर है। इसको इस रूप में समझिए, जैसे पुष्प है तो पुष्प तो बाहर है, लेकिन पुष्प की सुगंध बाहर नहीं है, पुष्प की सुगंध जो है आपके अंदर है। तो इस तरह से दो प्रकार का संसार हो गया, इसको हम अंतर जगत बाह्य जगत कहते हैं। और अंतर जगत बाह्य जगत भी पार्टली अंदर है, पार्टली बाहर है। और
इस अंतर जगत बाह्य जगत में भी एक जगत ऐसा है जो गिवन है, नेचुरल वर्ल्ड है, और एक संसार ऐसा है जो क्रिएटेड वर्ल्ड है, जिसको हम सब लोगों ने उसका सर्जन किया है। सर्जन जो किया है वह इसी प्राकृतिक संसार से ही किया है। जो कवि है जो काव्य संसार की रचना करता है, वो काव्य संसार क्या है? वो क्रिएटेड वर्ल्ड है, वो सृजनात्मक संसार है। लेकिन उस सृजनात्मक संसार का आधार क्या है? यही जो प्राकृतिक संसार है, इसी संसार से आधार पर वह जो कवि है एक जो है जो काव्य संसार है उसकी सृजना करता है। तो संसार जो है एक तो नेचुरल वर्ल्ड है, दूसरा क्रिएटेड वर्ल्ड भी है। क्रिएटेड जो वर्ल्ड है वह मनुष्य ने रचा है, लेकिन वो कहां से उसकी सामग्री आई? वह जो है इसी नेचुरल वर्ल्ड से आई। इसलिए क्रिएटेड वर्ल्ड भी उतना ही रियल है जितना नेचुरल वर्ल्ड रियल है। इसीलिए जब काव्य है, हम काव्य पढ़ते हैं तो काव्य से भी हमें पुरुषार्थ तुष्टि की प्राप्ति होती है, धर्म काम और मोक्ष की। और शास्त्र जो है उसको पढ़ने से भी हमें पुरुषार्थ तुष्टि की प्राप्ति होती है। अर्थात हमारा जो काव्यमय संसार है वह क्रिएटेड तो है, लेकिन वह कहां से क्रिएट किया गया है? वह इसी प्राकृतिक जो संसार है वही से क्रिएट किया गया है। इसलिए काव्य से भी हमें इनलाइटनमेंट मिलता है, काव्य से भी हमें आनंदानुभूति प्राप्त होती है, काव्य से भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अर्थात काव्य से भी हम परमानंद की अनुभूति करते हैं, या धर्म अर्थ काम और मोक्ष को हम उससे सिद्ध करते हैं। ये जो तत्व है, इस तत्व को जो है हम जो तत्व संसार का है, तत्व का विषय संसार है, और प्रमाण मीमांसा के द्वारा उस तत्व का क्या करते हैं? हम इंटरनलाइजेशन करते हैं। अर्थात जो ज्ञान है उस संसार के ज्ञान को बुद्धिस्ट करते हैं। इसके द्वारा प्रमाण मीमांसा के द्वारा। इसलिए प्रमाण मीमांसा पर भी विचार करना नितांत अपेक्षित होता है। अब जब हम उसका कहते हैं कि जब हम उस ज्ञान को हमने बुद्धिस्ट कर लिया तो उसका आधार क्या है? कहते हैं कॉन्शसनेस है। जहां अधिकरणम आत्मा होते हैं अगर न्याय की शैली में, तो प्रश्न होता है कि अब आपने जो है इस संसार को बुद्धिस्ट कर लिया, तो अब इस संसार को आप अव्यक्त करना चाहेंगे, तो अव्यक्त किसमें करेंगे? भाषा में करेंगे। और जब भाषा में अव्यक्त करेंगे तो अब जो भाषा इसलिए हमारी बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित होनी चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने भाषा शास्त्र पर बहुत ही गहन चिंतन किया है। हमारे ऋषियों ने ऐसा जो है भाषा शास्त्र का जो है ऐसा स्वरूप बताया है जिससे हमारी भाषा परिष्कृत और परिमार्जित हो। क्यों? क्योंकि इसी भाषा में ज्ञान अंतर्निहित है। भाषा जितनी परिष्कृत परिमार्जित होगी, ज्ञान उतना ही परिष्कृत परिमार्जित होगा। इसीलिए भाषा पर चिंतन वैदिक काल से है। चाहे आप वाक् सूक्त के रूप में देख लें, या पाठ विधान के रूप में देख लें, प्रकृति पाठ या विकृति पाठ के रूप में, या प्राक्सात ग्रंथों को देख लें, निरुक्त को देख लें, निघंटु को देख लें, पाणिनि व्याकरण के पूर्ववर्ती व्याकरणों को देख लें। प्रारंभ से ही भाषा के परिष्कार पर हमारे ऋषियों ने चिंतन किया है, क्योंकि उनका विचार था कि भाषा हमारी जितनी परिष्कृत और परिमार्जित होगी, उसी में जो हमारा बुद्धिस्ट ज्ञान है वह उतना ही परिष्कृत और परिमार्जित होगा। और बुद्धिस्ट ज्ञान किसका है? इसी संसार का है। इसीलिए जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, इसी संसार का हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमारा ये व्याकरण जो है वह आविष्कृत हुआ, और उस बुद्धिस्ट ज्ञान को जो है भाषा में ज्ञान में अभिव्यक्त करते हैं व्याकरण के द्वारा, और वही उसी कहते हैं लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड है, ये भौतिक जगत है, एक कन्वर्ट होगा कॉग्निजेंट वर्ल्ड में प्रमाण मीमांसा के द्वारा। इस कॉग्निजेंट वर्ल्ड का आधार है आत्मा। फिर ये कॉग्निजेंट वर्ल्ड जो है व्याकरण के द्वारा वह लिंग्विस्टिक वर्ल्ड में कन्वर्ट होगा, और यही लिंग्विस्टिक वर्ल्ड से हमारी भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास हुआ। और जो भारतीय ज्ञान परंपरा दिखाई देती है वह वांग्मय के रूप में दिखाई देती है, और यही वांग्मय दो भागों में बंटता है। या भाष्य में है, या टीका में है, या वार्तिक में है, या इस तरह से प्रकरण ग्रंथों के रूप में, यह भारतीय चिंतन परंपरा हमारे यहाँ, तत्वान्वेषण हमारे यहाँ, वह रिसर्च टेस्ट हमारे यहाँ जो है वो विकसित हुए हैं। ऐसा जो है इस संरचना जो है हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किया है इस संरचना को। तो ये जो वर्ल्ड में आप लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा,
इसीलिए हमारे यहाँ पदवाक्य प्रमाणज्ञ की बात की गई है कि भाषा हमारी बहुत ही परिष्कृत परिमार्जित हो। भाषा को लेकर के जो तत्वान्वेषण किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि जो भाषा है वह भाषा जो है इस जो संसार है, जो भौतिक संसार है, जो दिया गया संसार है, इस संसार को बुद्धिस्ट संसार के रूप में जो हम प्रमाण मीमांसा के द्वारा जो हम कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको जो है भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। और इसीलिए शोधा प्रबंध के लिए, शोधा प्रबंध की अभिव्यक्ति भाषा में होगी, इसीलिए शोधा प्रबंध के लिए हमारी भाषा अत्यंत ही परिष्कृत परिमार्जित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषा अगर हमारी शुद्ध होगी, परिष्कृत होगी, तो हमारा शोधा प्रबंध उतना ही परिष्कृत परिमार्जित होगा। शोधा प्रबंध का मतलब तत्व बुभुत्सु कथा। अब उस तत्व कथा में क्या है? तत्वान्वेषण है। तत्वान्वेषण किसका है? इस विश्व का है। ये हमारी भारतीय शास्त्रीय शोधा प्रविधि में भाषा का महात्म जो है बताया गया है, या भाषा के वैशिष्ट्य को बताया गया है। यही नहीं, हमारे यहाँ जो है, जो बुद्धिस्ट संसार में हम अध्ययन करते हैं, जो एक भौतिक संसार है, तो प्रमाण मीमांसा पर प्रमाण समुच्चय, प्रमाण वार्तिका अलंकार, प्रमाण वार्तिका अलंकार भाष्य, प्रमाण पर इतना चिंतन हुआ है। चाहे प्रत्यक्ष हो, चाहे अनुमान हो, चाहे उपमान हो, चाहे वो शब्द प्रमाण हो, चाहे वह अर्थापत्ति हो, या प्रमाण है, या साक्षी भाष्य कहते हैं। इस संदेह का अंतःकरण ही जो है काव्यानंद के लिए, रसानुभूत के लिए सबसे सार्थक प्रमाण है। तो प्रमाण पर जो चिंतन हुआ है वह भी चिंतन तत्वान्वेषण का एक प्रमुख तत्व है। इस पर चिंतन किया गया है और हमें और भी करना चाहिए। अब जो भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि है, इस शोधक प्रविधि ज्ञान प्राधान्य प्रविधि है, या ज्ञान केंद्रित भारतीय शोधक प्रविधि। ध्यान रखिएगा, पाश्चात्य शोधक प्रविधि जो है उसमें ज्ञान तो जो है गौण है, उसमें ज्ञान गौण है, और उसमें क्या प्रमुख है? डेटा। जो सर्वे हम करते हैं उसी सर्वे के आधार पर एनालिसिस करके ज्ञान निकालते हैं। लेकिन हमारी जो शोधक प्रविधि है वह ज्ञान प्राधान्य शोधक प्रविधि है। इसी को कहते हैं कि क्लासिकल इंडियन रिसर्च मेथोडोलॉजी इज नॉलेज सेंट्रिक, नॉट डेटा सेंट्रिक। हम डेटा कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि डेटा कितना कलेक्ट कर पाएंगे हम? फिर डेटा जो है एक क्षेत्र विशेष का होगा, किसी स्थान काल से वह अवच्छिन्न डेटा होगा, तो उसका जो निष्कर्ष निकल के आएगा वह भी स्थान काल से ही विशिष्ट होगा, अर्थात वह सार्वभौमिक ज्ञान नहीं देगा। इसीलिए भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि
इस पॉइंट पर आप लोग विचार करिए। भारतीय शोध संरचना, जो हमारी जो तत्व बुभुत्सु कथा है, जिसको हम शोधक प्रबंध कहते हैं, उस शोधक प्रबंध की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, हमारा जो शोधक प्रबंध होता है उसमें पूर्व पक्ष होता है, फिर उत्तर पक्ष होता है। इसमें एक विरोध दिखाई देता, कैसा विरोध है? मल्ल प्रतिघात विरोध है। दो प्रकार के विरोध हैं, एक तो सह अनवस्थान विरोध होता है और दूसरा विरोध होता है मल्ल प्रतिघात विरोध। सह अनवस्थान विरोध जो है वह पाश्चात्य शोधक प्रविधि का जो है वह वैशिष्ट है। भारतीय शोधक प्रविधि में जो विरोध है वह मल्ल प्रतिघात विरोध। अब प्रश्न होता है कि मल्ल प्रतिघात विरोध क्या है? जैसे एक बैटल फील्ड होता है, उसमें जो कुश्ती लड़ने वाले होते हैं वो दो प्रकार के दो होते हैं, तो उनमें जो दो मल्ल हैं उनमें आपस में जो कुश्ती होती है उनका इंटेंशन थोड़ी नहीं होता कि उसको मार करके हम विजयी हों, उसके जीवन को समाप्त करके हम विजयी नहीं होना चाहते हैं। हम अपने दांव पेच से, अपने क्रिटिकल एनालिसिस से, अपने सिद्धांत से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ का जो विरोध है वह मल्ल प्रतिघात विरोध है। अर्थात अगर आप देखेंगे न्याय, गौतमीय न्याय का जो विकास हुआ है और उधर बौद्ध न्याय का विकास हुआ है, तो बौद्ध न्याय से के पूर्व पक्ष के जवाब में गौतमीय न्याय का विकास हुआ और गौतमीय न्याय के को पूर्व पक्ष के रूप में देख करके फिर जो है वह बौद्ध न्याय का विकास हुआ है। अर्थात हमारे यहाँ जो कहा गया है कि वादे वादे जायते तत्वबोधः, तात्विक ज्ञान जो है जब पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष आपस में बैठ के साथ करते हैं और साथ की जो प्रविधि होती है वह मल्ल प्रतिघात विरोध जैसी होती है, तब जाकर के तत्वान्वेषण होता है। लेकिन पाश्चात्य शोधक प्रविधि को देखें तो वहां एक तत्वान्वेषण दूसरे तत्वान्वेषण को समाप्त करके उत्पन्न हुआ है। जैसे एक तो प्रारंभ में वहां पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले धर्म केंद्रित वहां पर शोध था, तो रिलीजियस सेंट्रिक जो वहां पर रिसर्च एक्टिविटीज थी उसको समाप्त करके 1453 में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, जिससे रेनेसा आए, इसको रेनेसा कहते हैं, और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन की संकल्पना आई। उसने धर्म केंद्रित जो डोगमा सेंटर्ड मेथोडोलॉजी है उसको समाप्त करके आउटडेटेड करके जो है अपनी जगह बनाया। तो पाश्चात्य शोधक प्रविधि में जो विरोध दिखाई देता है वह विरोध जो है वह सह अनवस्थान विरोध है। सह अनवस्थान का मतलब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, या तो मैं रहूंगा या तो तुम रहोगे। यह जो विरोध है ये पाश्चात्य शोधक प्रविधि का वैशिष्ट्य है। इसीलिए अगर आप देखें एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी को समाप्त करके ही अपनी जगह बनाती है। टीवी में देखिए, मोबाइल फोन में आविष्कार देखिए, बल्ब में आविष्कार देखिए, तो क्या होता है मॉडर्निज्म को समाप्त करके पोस्ट मॉडर्निज्म ने अपनी जगह बनाई, पोस्ट मॉडर्निज्म को समाप्त करके नियो पोस्ट मॉडर्निज्म ने अपनी जगह बनाई। लेकिन भारतीय शोधक प्रविधि वह मल्ल प्रतिघात विरोध पर आश्रित है। मैं तो प्रयागराज से हूं, वहां पर देखेंगे विविध संप्रदाय, नैकानेक अनंतानंत संप्रदायों के लोग एक ही स्थान पर वही गंगा जी के किनारे अपना जो है तात्विक चिंतन कर रहे हैं। कोई शैवाइट है, कोई वैष्णवाइट है, कोई तांत्रिक है, कोई द्वैतवादी है, कोई विशिष्टाद्वैतवादी है, कोई अचिंत भेदवादी है, लेकिन सब में विरोध तो है। लेकिन विरोध कैसा है? वही मल्ल प्रतिघात विरोध जैसा है। सबका उद्देश्य क्या है? तत्वान्वेषण है, तात्विक चिंतन ही है। इसीलिए वहां पर जो है सारे लोग एक जगह बैठ करके वो तात्विक चिंतन करने में तल्लीन होते हैं। यह भारतीय ज्ञान परंपरा का वैशिष्ट्य है। पाश्चात्य ज्ञान परंपरा में सिया सुन्नी या जो क्रिश्चियन के जो प्रोटेस्टेंट और रोमन इनके चर्च तक अलग होते हैं, वो एक जगह बैठ करके तत्वान्वेषण नहीं कर सकते। वहां पर जो विरोध है वह सह अनवस्थान विरोध जैसा है। तो भारतीय शोधक प्रविधि की संरचना में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है, जो इसमें विरोध दिखाई देता है वह मल्ल प्रतिघात विरोध है। इसके आधार पर उत्तर पक्ष के आधार पर फिर हमारी शोधक प्रविधि कितने प्रकार की होती है उसकी उस पर विचार हम आगे करेंगे।
शोध प्रविधि के द्वारा तत्वानुसंधान किया जाता है। ये तत्वानुसंधान क्या है? वही तत्वान्वेषण है, जिसको हम रिसर्च कहते हैं, शोध है। अब तत्वान्वेषण, तत्वानुसंधान जो है किसमें करेंगे? भाषा में करेंगे। इसलिए भाषा हमारी परिष्कृत होनी चाहिए, परिमार्जित होनी चाहिए। और उस भाषा के आधार पर क्या आता है? वाद ग्रंथ आता है। इसी वाद ग्रंथ को हम शोध प्रबंध कहते हैं, या इसको हम पारिभाषिक शब्द में तत्व बुभुत्सु कथा कहते हैं। इस वाद ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? अभ्युदय की प्राप्ति और प्लस निःश्रेयस की प्राप्ति, यह प्रयोजन है। तो भारतीय शोधक प्रविधि के द्वारा जो तत्वानुसंधान होता है, उस तत्वानुसंधान से जो शोधक प्रबंध हम लोगों के समक्ष आता है, उसका उद्देश्य क्या है? अभ्युदय और निःश्रेयस की संप्राप्ति है। इंडियन रिसर्च इज पर्पज सेंट्रिक, नहीं रसादृते कश्चिद अर्थः प्रवर्तते प्रयोजनम रुद्धिस्त्रमंदो अभिप्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो हमारा जो शोध प्रविधि है उसका अपना प्रयोजन है। वह प्रयोजन दो है, अभ्युदय और निःश्रेयस। रिसर्च की संरचना देखिए, चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है। यहाँ वाईफाई है, वाईफाई है लेकिन वो भी गड़बड़ है। गड़बड़ है। मैं थोड़ा सा अब की बार लास्ट ट्राई करके कोशिश करूंगा कि शीघ्रता के साथ आपको स्थालीय बुलाकर न्याय से भारतीय शोधक प्रविधि के आयाम को बता सकूं। रिसर्च पर बात हो रही थी, इसे आप देखिए। रिसर्च का मतलब हमने बताया तत्वानुसंधान। रिसर्च इज एन इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ। द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ इज, शोध की जो प्रक्रिया है, एक तो आइडिया है, हम कुछ विचार जो है अपने मस्तिष्क में लाते हैं, और इस आइडिया को ही कहा जाता है साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म। जब आपकी जो है जो मानसिक शरीर है आपके आध्यात्मिक शरीर के साथ तारतम्य स्थापित करती है, तब उसका रिजल्ट क्या आता है? आइडियाज आपके मस्तिष्क में आते हैं। हम कहते नहीं कि सर कुछ टॉपिक बता दीजिए, तो टॉपिक हम कब बताते हैं आपको? जब आपका जो मानसिक शरीर है आपके जो आध्यात्मिक शरीर के साथ या कार्यकारी शरीर के साथ तारतम्य स्थापित कर लेता है। क्या तारतम्य स्थापित करता है? उसकी तन्मात्राएं जिनको हम देख सकते हैं, तब आइडिया जनरेट होता है। अच्छा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर आइडिया को ही आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं। जो विचार में आया, जो अवधारणा आई, जो प्राग कल्पना आई हमारे मस्तिष्क में, अब उस प्राग कल्पना को ही जो है के आधार पर हम सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। आइडियोलॉजी, वह सिद्धांत मस्तिष्क में आया। एक प्रकार की जो विचारधारा जो है, जो एक सिस्टमेटिक विचारधारा आपके मस्तिष्क में आती है, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुओ-साइकिक पैरेललिज्म, अर्थात आपकी भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर के साथ तारतम्य स्थापित करती है। तो जो आइडिया है आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। आइडियोलॉजी का मतलब वाद, सिद्धांत। जैसे मार्क्सिज्म जो है सिद्धांत आया, तो मार्क्सिज्म सिद्धांत का एक आइडिया आया होगा कार्ल मार्क्स को। वह कैसे आया होगा? साइको-स्पिरिचुअल पैरेललिज्म के द्वारा आया होगा। इसीलिए हर विद्यार्थी को मेडिटेशन करने की नितांत आवश्यकता है। अगर भारतीय शोधक प्रविधि के चिंतक हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के जो है अगर आप लोग पोषक हैं, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिसको हम कहते हैं कि प्रातः बंधन और संध्या, या नितांत आवश्यक है। और आपकी प्रार्थना जो है, क्योंकि भारतीय शोधक प्रविधि पर तभी विचार कर पाएंगे जब आपके पास आइडिया आएगा। आइडिया कब आएगा? जब आपकी जो है जो मानसिक शरीर है आपके आध्यात्मिक शरीर के साथ तारतम्य स्थापित कर लेगा। ये आइडिया आइडियोलॉजी में सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट होगी? जब आपकी जो है आध्यात्मिक शरीर आपके मानसिक शरीर के साथ तारतम्य स्थापित करे, स्पिरिचुओ-साइकिक पैरेललिज्म। तो आइडिया आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यही आइडियोलॉजी भाषा के द्वारा, और भाषा में क्या हो रहा है? थीसिस, शोधक प्रबंध आप लिख रहे हैं, और शोधक प्रबंध को कहते हैं साइको फिजिकल पैरेललिज्म। अर्थात आपकी जो मानसिक शरीर है, आप
आपके भौतिक शरीर के साथ जो तन्मात्राएं हैं उनका तारतम्य स्थापित हो जाता है, तो आप जो है शोधक प्रबंध लिखते हैं। तो आइडिया आइडियोलॉजी में कन्वर्ट होती है, आइडियोलॉजी फिर भाषा में कन्वर्ट होती है, और भाषा में जो प्रस्तुत होता है वो शोधक प्रबंध है। उसी को हम कहेंगे तत्व कथा। कभी कभी विद्यार्थियों को होता है कि सर आइडिया तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन हम विचार दिमाग में बनता नहीं, कहां से शुरू करें? सारा एक एक आ जाता, फिर लगता है कि लिख तो रहे हैं लेकिन उसमें क्रम नहीं बन पा रहा। इसका मतलब आप में आइडिया तो है, लेकिन आइडिया आइडियोलॉजी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। आइडियोलॉजी में कन्वर्ट भी नहीं हो पा रही है, तो आपके पास लैंग्वेज जो है कहीं कहीं डिसबैलेंस हो गई है, भाषा में उसकी प्रस्तुति नहीं हो पा रही है। इसीलिए कभी कभी होता है हम तो ज्ञान बहुतों को दे देते हैं, लेकिन ज्ञान को जब लिखना होता है, शोधक प्रबंध के रूप में लिखना होता है, तो कहीं कहीं वो थॉट्स आते ही नहीं भाषा में। क्यों? क्योंकि आपने जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं किया है, मेडिटेशन नहीं किया है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हर विद्यार्थी को कहा गया है कि प्रातः वंदन, संध्या प्लस जो है रात्रि, अर्थात हमेशा उसी परम पिता परमात्मा की याद में रहना है, ध्यान करना है। तो आपकी आइडियोलॉजी में, आइडियोलॉजी लैंग्वेज में, और लैंग्वेज ही जो है शोधक प्रबंध के रूप में लोगों के समक्ष आएगी। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी आचार्य थे, जितने भी हमारे यहाँ कवि थे, वो सब योगी कहलाए। इसलिए गीता में भी कहा गया है योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी हो। अर्थात योग से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि योग से ही जो है वह ज्ञान से भी बड़ा है, वह कर्म से भी बड़ा है, वह धर्म से भी बड़ा है। इसलिए योगी का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ कवि या हमारे यहाँ जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो सभी योगी हो। योगी का मतलब स्थित ही, आपकी भौतिक शरीर आपके मानसिक शरीर से संबद्ध रहे, मानसिक शरीर आध्यात्मिक शरीर से संबद्ध रहे, स्थित ही की अवस्था में रहिए, बैलेंस्ड माइंड की अवस्था में रहिए। वही जो है एक प्रकार की जो है योगी की जो है अवधारणा है। और उससे जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो वर्क सामने आएगा, जो रिसर्च सामने आएगी, वह बहुत ही प्रासंगिक और सार्वभौमिक सर्वविध कल्याण करने वाली। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष में जो तत्वानुसंधान का मार्ग है, इसके द्वारा थेसिस शोधक प्रबंध लिखा गया और उससे वाद ग्रंथ आया। उसी वाद ग्रंथ को तत्व कथा कहते हैं। शोधार्थी की न्यूनतम योग्यता क्या है? हमारे यहाँ आचार्यों ने बताया कि रिसर्चर कौन हो सकता है, उनकी पात्रता क्या है। गुरु अच्छे हो, अगर शिष्यों में योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो कहीं कहीं वह गुरु का जो ज्ञान है वह संक्रांत नहीं हो पाएगा। इसलिए शोधार्थी की न्यूनतम योग्यता बताया गया है कि मास्टरी ओवर द लैंग्वेज, भाषा पर उसकी मास्टरी होनी चाहिए। चाहे वह संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी हो, बंगला हो, उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, असमीज हो, लेकिन उसकी जो है जो विज्ञान है, उसका जो शास्त्र है, उस शास्त्र के ज्ञान से जो है वो संवेद होना चाहिए विद्यार्थी, शोधार्थी। अर्थात कोई भी भाषा हो, उस भाषा के विज्ञान को अवश्य वह जाने। इसी को कहते हैं कि पर शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए हर शोधार्थी। क्योंकि शोधक प्रबंध लिखेगा किसमें? भाषा में लिखेगा। यदि भाषाओं का विज्ञान नहीं जानता है तो भाषा में वह अपने आइडियाज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो शोधक प्रबंध जो है वह अच्छे से नहीं लिख सकता। इसलिए पद शास्त्र होना चाहिए। दूसरी योग्यता है प्रमाण शास्त्र, रेशनलिस्ट अप्रोच। अर्थात हर विद्यार्थी को तार्किक होना चाहिए, प्रमाण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। प्रमाण शास्त्र का मतलब न्याय और वैशेषिक दर्शन का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कालादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रों का कार्यक्रम। इसीलिए कौटिल्य में भी अर्थशास्त्र में कहा गया है कि आश्रय सर्व विद्यानाम सत्सदाचारमता या सेयम अनवीक्षिमता, अर्थात अनवीक्षी का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि तभी आप जो है आइडिया को आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर पाएंगे और आइडियोलॉजी को भाषा में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको तार्किक होना पड़ेगा, तार्किक शक्ति होनी चाहिए, अर्थात प्रमाण शास्त्र का आपको ज्ञान होना चाहिए। तीसरी योग्यता जो है वह जो है वाक्यार्थ शास्त्र या वाक्य विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। पूर्व मीमांसा दर्शन हर व्यक्ति को अर्थ संग्रह पढ़ना चाहिए, कम से कम व्याकरण शास्त्र है पूर्व मीमांसा दर्शन का जो है। क्यों? क्योंकि आपको डिस्कोर्स करने की, विमर्श करने की प्रविधि को बताता है। पूर्व मीमांसा दर्शन कोई भी ज्ञान है, उस ज्ञान को, उस पर जो है तात्विक जो विमर्श है, उस विमर्श करने की जो प्रविधि
प्रविधि है उस प्रविधि का ज्ञान कराता है। अर्थात कोई भी वाक्य है उस वाक्य का कितना विश्लेषण किया जा सकता है उस विश्लेषण के उपायों को बताता है। इसलिए पूर्व मीमांसा शास्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो पद वाक्य प्रमाणक भी कहा गया है। तो शोधार्थी की ये न्यूनतम योग्यता है, पद शास्त्र का ज्ञाता हो, प्रमाण शास्त्र का ज्ञाता हो और वाक्य शास्त्र या वाक्यार्थ शास्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए। क्लासिकल इंडियन रिसर्च मेथोडोलॉजी, अगर भारतीय शास्त्रीय शोधक प्रविधि को देखें तो एक तो पाणिनीय प्रविधि है। पाणिनीय प्रविधि की संरचना को अगर आप जान गए और उस पर आधारित अगर कोई भी शोध ग्रंथ लिखेंगे तो ब्लूमफील्ड एक भाषा शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि अष्टाध्यायी इज द मोनुमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, माने जो एक मनुष्य की जो तार्किक क्षमता का जो सबसे उच्चतम जो स्वरूप हो सकता है, अर्थात जितना सूक्ष्म चिंतन के द्वारा कोई व्यक्ति भाषा में किसी वस्तु के स्वरूप को प्रस्तुत कर सकता है, तो वह कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी है। तो पाणिनी प्रविधि को अगर आप लोग समझ गए और पाणिनी प्रविधि के रूप में अगर उसकी मेथोडोलॉजी के आधार पर अगर आप अपने शोधक प्रबंध को लिखेंगे तो आप युग पुरुष हो जाएंगे। तो सब रिसर्चर जितने भी शोधार्थी हैं, भारतीय चिंतक जो हैं, सारस्वत साधक हैं, उनको पाणिनी प्रविधि को के आधार पर अपने शोध प्रबंध को लिखने का प्रयास करना चाहिए या अपने जो रिसर्च पेपर्स को लिखने का प्रयास करना चाहिए। आप लिख करके देखें, ऐसा अल्टीमेट ज्ञान होगा कि पूरे विश्व को एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। तो पाणिनी प्रविधि को रिवील करने की आवश्यकता है, इसको लोगों के समक्ष लाने की आवश्यकता है। पाणिनी प्रविधि क्या है? मैं समयाभाव के कारण से पाणिनी प्रविधि पर विचार नहीं कर रहा हूं, अभी 3 मेथोडोलॉजी पर विचार कर रहा हूं। कभी समय आएगा विभागाध्यक्ष सर जो है मौका देंगे तो आपको हम पाणिनी प्रविधि पर जो है आपको अलग से, क्योंकि उसके लिए हमें फिर 2 घंटा चाहिए। तो वात्स्यायन प्रोवाइडेड यूनिवर्सल, एक तो वात्स्यायन मॉडल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। वात्स्यायन को सिर्फ कामसूत्र ही मत समझिए, कामसूत्रकार है, न्याय सूत्र पर उन्होंने बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं इतना अच्छा भाष्य ग्रंथ लिखा जिसको न्याय सूत्र भाष्य कहा जाता है। तो न्याय सूत्र भाष्य में जो है वात्स्यायन ने एक शोधक प्रविधि का समुन्मीलन किया है और हम सभी विद्यार्थियों के लिए वह समुन्मिलित शोधक प्रविधि पाठ्येय आधारित कर सकती है भारतीय चिंतन के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी शोधक प्रविधि है पूर्व मीमांसा मॉडल ऑफ इंक्वायरी। पूर्व मीमांसा में जो है, पूर्व मीमांसा में भी एक शोधक प्रविधि जो है वह सम्मिलित है, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। और तीसरी मॉडल भी, तीसरा जो शोधक प्रविधि है तात्पर्य मॉडल, ये भी पूर्व मीमांसकों का है। बाद में उत्तर मीमांसकों ने भी पूर्व मीमांसा मॉडल और तात्पर्य मॉडल को अपने शोधक प्रबंधों में, वाद ग्रंथों में इनका विश्लेषण किया है। अब प्रश्न होता है कि वात्स्यायन मॉडल ऑफ शोधक प्रविधि क्या है? कहते हैं यही कि प्रमाता प्रमेयम प्रमाणम प्रविधि हिंचतस्य सुविधासु अर्थतत्वम परिसमाप्यते। कहते हैं कि अर्थतत्वम न्याय सूत्र भाष्य का है। अर्थतत्व, अर्थतत्व का मतलब तत्वान्वेषण, तात्विक चिंतन। तत्व क्या है? तत्व और तत्व को भी जान लीजिए। यक्ष को यक्ष के रूप में जानो, वायु को वायु के रूप में जानो, यक्ष को वायु के रूप में ना जानो, वायु को यक्ष के रूप में ना जानो, वही तत्व ज्ञान है। It is knowledge। घट जो है घटत्व के से जो है विशिष्ट है, पट पटत्व से विशिष्ट है। घटत्व जो घट जो है पटत्व से विशिष्ट नहीं है, या पट जो है वह घटत्व से विशिष्ट नहीं है, वही तात्विक ज्ञान है। अंग्रेजी में कहते हैं knowing x as a x is tattva, knowing y as a y is tattva, knowing x as a y और y as a x is not tattva। तो हमारे यहाँ अर्थ तत्व अर्थात किसी भी तत्व के अर्थ को कब जान पाओगे? कहते हैं जब 4 चीजों को जान जाए। 4 का विश्लेषण कर लीजिए अपने शोधक प्रविधि। प्रमाता कौन है, प्रमेय क्या है, प्रमाण क्या है और प्रविधि क्या है। इन चारों के विश्लेषण से, इन चारों के तात्विक सम्मिलन से आप किसी भी तत्व के अर्थ का ज्ञान कर सकते हैं या उसका अभिज्ञान करा सकते हैं। तो प्रमाता नोवर जो शोधक प्रबंध है
इसका अधिकारी कौन है, इसकी चर्चा। इसके द्वारा आप प्रमेय, इस पूरा प्रबंध का विषय वस्तु क्या है, चैप्टर डिवीजन जो आप करते हैं वो प्रमेय है। तो चैप्टर डिवीजन क्या है, उसके प्रमेय जो तत्व क्या है, विषय कौन कौन से हैं, और वह जो प्रमाण जो है अर्थात जो शोध का शीर्षक जो है उसका जो है इस शोध विषय के साथ संबंध कैसा है, और प्लस जो है उसमें जो तात्विक ज्ञान का आपने सम्मिलन किया है वह क्या है। अगर इन चारों तत्वों का विश्लेषण कर ले, इसका सम्मिलन कर दे, तो किसी भी तत्व का जो है अर्थक ज्ञान स्वतः हो जाता है। ये वात्स्यायन मॉडल आप शोधक करती है। अगर हम रिसर्चर हैं, हमारे यहाँ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति पर जो है बहुत व्यापक चर्चा है। यह जो है एक वात्स्यायन मॉडल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। दूसरी रिसर्च मेथोडोलॉजी पूर्व मीमांसा मॉडल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। यह क्या है, इसमें विषय विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरः निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम। विषय कहीं कहीं बाद में मिलता है, एक जो विषय है पहले होगा, एक विषय बाद में होगा। तो ताला विषय वाला क्या है, उसका मतलब संशय। जब हम शोधक प्रबंध लिखते हैं या हम प्राप्त कल्पना करते हैं तो उसमें कुछ डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का रिजॉल्व करना चाहते हैं। शोध प्रबंध में कोई समस्या है, कोई कमियां हैं, उन कमियों को आप जो है रिजॉल्व करना चाहते हैं अपने तत्वान्वेषण के द्वारा। इसलिए विषय एक डाउट है, उसका निवारण कर रहे हैं। फिर आपने शोध का विषय लिया कि हमारा शोध का ये विषय है, अर्थात विषय में क्या हुआ, आपने एक शीर्षक बताया, उस शीर्षक के अध्याय का विभाजन जो कंटेंट है उनके साथ आपस में प्रतिपादक भाव संबंध को बताया। फिर उस विषय पर कितना पूर्व में शोध कार्य हो चुका है, जिसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है, दोनों पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष उस विषय के सपोर्टिंग में कितना रिसर्च केसेस हो चुका है, उस विषय के विरोध में कितना रिसर्च कार्य हो चुका है, दोनों को रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप दिखाएंगे पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में। और इन्हीं दोनों का जब आप विश्लेषण करेंगे तो वह निर्णय हो जाएगा, वही आपका रिसर्च फाइंडिंग्स है, वही आपकी उपसंहृति है। तो विषय विषय पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय, यही पंचांगम शास्त्रेधिकरणम। ये पांच जो है कंपोनेंट है, पांच अंग है किसका, शास्त्र का। शास्त्र का मतलब साइंस ऑफ नॉलेज, अर्थात आपके तत्व बुभुत्सु कथा का, आपके शोधक प्रबंध का ये पांच जो है बेसिक अवयव हैं, इनको हम पंचावयव कह सकते हैं। पूर्व मीमांसा मॉडल की जो एक इंक्वायरी है, देखिए मैंने यहां लिख दिया, विषय का मतलब प्रॉब्लम, विषय का मतलब टॉपिक, फिर पूर्व पक्ष का मतलब डिसेंट, कितना उसके विरोध में बातें कही गई है उसका जो है आपका विश्लेषण, डेटा कलेक्ट करने के बाद, सर्वे करने के बाद। उत्तर पक्ष मतलब कितना उसके सपोर्ट में बताया गया है, अभी तक कितना कार्य हुआ है। इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर की चर्चा निकालना आवश्यक है, क्योंकि उसी आधार पर आप निर्णय लेने जा रहे हैं। आप संगति करेंगे, संगति किससे करेंगे, अपने विषय से करेंगे। तो ये जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपकी शोध कार्य की सार्थकता जो है वो जो है प्रमाणित। जो तात्पर्य मॉडल ऑफ इंक्वायरी, ये भी अपने आप में बहुत ही विशिष्ट। पूर्व मीमांसा को पहली कंट्रीब्यूशन आप देखें, उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादो उपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य के निर्णय में वही शोध होता है, उस शोध का प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है, उसके निर्णय में ये क्या है, ये सारे जो है हेतु है, लिंग है। लीनम अर्थम गमयत इति लिंगम, ये अर्थात कारण है। कौन कौन, उपक्रम उपसंहार, उपक्रम को ही आप कहते हैं क्या, इंट्रोडक्शन, आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो लिखते हैं, जिसको प्राक कल्पना आप कहते हैं। तो उपक्रम, फिर उपक्रम में ही आप क्या करते हैं, उपसंहार, अर्थात आप उस शोध के उद्देश्य को बताते हैं। उपक्रम विषय क्षेत्र, उपसंहार उद्देश्य, दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। अर्थात उपक्रम आपने जो प्रतिज्ञा किया वह प्रतिज्ञा आपके कंक्लूजन के साथ, जैसे प्रतिज्ञा है, उदाहरण है उपनय
प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, जो प्रतिज्ञा आपने कर लिया वो उपक्रम है, और उसकी मैचिंग किसके साथ होनी चाहिए? आपके निगमन के साथ। तो उपक्रम और उपसंहार ये एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है, ये आप कह सकते हैं ये आपका सिनॉप्सिस है कि जो भी शोध का विषय है और शोध का उद्देश्य है दोनों के साथ आपस में मैचिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शोध का विषय महाभारत का है, आपने फाइंडिंग रामायण का दे दिया, तो वो शोध नहीं है। बस अभ्यास, अभ्यास का मतलब जो भी उसमें जो है जो उसमें समस्याएं हैं और समस्याओं के निदान का जो उपाय है उनको आप रिपीट करिए। हर शोध प्रबंध, हर चैप्टर में आपका उसका रिपीटेशन होना चाहिए। रिसर्च फाइंडिंग या जो भी उसमें नोबिलिटी है, आपका यूनिक कंट्रीब्यूशन है, तात्विक चिंतन या तत्वान्वेषी चिंतन है, नवोन्मेषी चिंतन है, उसका बार बार रिपीटेशन करिए अपने शोध प्रबंध में। इस बात पर हम कहना चाहते हैं अपूर्वता, नोबिलिटी होनी चाहिए, कट कॉपी और पेस्ट नहीं होना चाहिए, छाप कटैया नहीं होनी चाहिए। आपके शोध में अपूर्वता हो, अर्थात आप पूर्व में किए गए शोध कार्यों से आपका शोध कार्य कैसे विशिष्ट है, भिन्न है, तो नोबिलिटी उसमें हो। प्लस फलम, फल का मतलब रिजल्ट, कंक्लूजन, उपसंहार, उपसंहृति होना है। इसके आधार पर आपके उपक्रम और उपसंहार के आधार पर अर्थवाद, जो भी आपने अपनी बात को कह रहे हैं तो उसको जो है ग्लोरीफाई करिए, बार बार उसको जो है आप ग्लोरीफाई करिए। जैसे पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर ने क्या कहा कि मया उन्नीतो लोके रसगंगाधर मणि, बार बार कहना चाहते हैं कि हमने जो किया परिस्फुरवन्तु अर्थान सहृदय गुणीनाः कतिपय तथापि क्लेशो में कथमपि गतार्तो न भवितः विनिन्द्राः संक्षोभं विदतवयोधे नरिवेकेन आयासो ओद्विप्लो मंदिर गिरे। तो बार बार पंडित राज जगन्नाथ अपने जो है रसगंगाधर को मणि के रूप में वो जो है क्या कर रहे हैं, अर्थवाद कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ग्लोरीफाइड कर रहे हैं। अपने फाइंडिंग को ग्लोरीफाई करिए कि हम ये कह रहे हैं, ऋषियों के चिंतन के आधार पर हम इस बात को कहना चाहते हैं। प्लस उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। आपका शोध प्रबंध वो इमेजिनरी ना हो, काल्पनिक ना हो, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर आधारित हो, अर्थात एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध हो, दूसरे वाक्य का तीसरे वाक्य से संबंध हो, एक शोध अध्याय का दूसरे अध्याय से संबंध हो, दूसरे का तीसरे संबंध हो, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। इसी को कहते हैं उपपत्ति। तो उपक्रम हो, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम और अर्थवाद, जब इतना और उपपत्ति इतना कर लेंगे तो उससे जो है किसी भी तात्पर्य निर्णय में इतने सारे बिंदु हैं। इसको तात्पर्य मॉडल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, ये मैंने बताया कि अगर भारतीय शोध प्रविधि को विदेशियों को बताना है, अपने भारतीयों को बताना है कि हमारे शास्त्रों में जो शोध प्रविधि है, तो एक तो वात्स्यायन मॉडल है, दूसरा अधिकरण मॉडल है और तीसरा तात्पर्य मॉडल ऑफ शोध प्रविधि। वात्स्यायन मॉडल को क्या कहेंगे? फंडामेंटल रिसर्च, जो प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम प्रविधि सदस्युविधान अर्थत्वम पर समाप्यते है, इसको हम फंडामेंटल रिसर्च कहेंगे, मौलिक चिंतन कहेंगे। और इसका जो इसको डोमेन मॉडल ऑफ रिसर्च कहेंगे, इसमें डिडक्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग होता है, निगमनात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग होता है, और इसी को प्रमात्र शोध कहते हैं। एक प्रमाता जो है उस लैंग्वेज का रोल क्या है? लैंग्वेज को ज्ञान के रूप में माना जाता है। लैंग्वेज इज नॉलेज। इसमें भाषा जो है उस ज्ञान की संवाहिका नहीं है, भाषा अपने आप में ज्ञान है। इसके आधार पर जो शोध प्रबंध लिखते हैं वह शोध प्रबंध का ये वैशिष्ट्य। दूसरा जो अधिकरण मॉडल है, इसको हम अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। हम अपने शोधार्थियों से कहना चाहते हैं शोध का विषय तो आपका जो है वो फिक्स हो गया होगा, लेकिन अगर आप लोग जो है शोध प्रपत्र लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, तो अप्लाइड संस्कृत का एरिया चुनिए, अप्लाइड मॉडल। आज का जो समय है अप्लाइड संस्कृत का समय। हमारा जो संस्कृत में जो शास्त्रीय ज्ञान है, उस शास्त्रीय ज्ञान का एप्लीकेशन आज के परिवेश में
क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, उनमें क्या उसकी युक्तियुक्तता है, क्या उसका अनुप्रयोग हो सकता है, इसी को कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के आधार पर अपने शोध पत्र को आप लोग लिखने का प्रयास करिए। इसमें फिर कौन सी मेथोडोलॉजी आएगी? यही आएगी, कुछ डाउट होगा, कुछ संशय होगा, कुछ समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को रिवील करना चाहेंगे आप, तो विषयार्थ पूर्व पक्षस्थोत्तरः निर्णयश्चेत् पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम। और इसके आधार पर जो रिसर्च होगा उसको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहेंगे, अंतर विषय। संस्कृत को का एप्लीकेशन कहां करेंगे? आप सोशियोलॉजी से करिए, संस्कृत को मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स से करिए, संस्कृत को साइकोलॉजी से करिए। ऐसे रिसर्च को इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल ऑफ रिसर्च करेंगे। और इसमें जो मेथोडोलॉजी होगी वह इंडक्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, आत्मनात्मक शोध प्रविधि, नाम पर्टिकुलर टू जनरल। डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कंक्लूजन। इसको वस्तुनिष्ठ शोध है। ये तो प्रमात्रिनिष्ठ था, प्रमाता में शोधकर्ता में है। ये वस्तुनिष्ठ है, किसी एरिया, किसी स्पेसिफिक वस्तु से युक्त जो है शोध है। और इसमें लैंग्वेज इज कॉन्टेक्सचुअल। लैंग्वेज क्या है? भाषा जो है किसी संदर्भ विशेष में उसके अर्थ का हम जो है अनुशीलन करते हैं। यहाँ भाषा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। इसी को अधिकरण या प्रकरण मॉडल कहते हैं। जितने भी शास्त्रों में प्रकरण के ग्रंथ हैं, चाहे तर्क संग्रह हो, चाहे तर्क भाषा हो, चाहे अर्थ संग्रह हो, चाहे वेदांत सार हो, चाहे वेदांत परिभाषा हो, चाहे सांख्य कारिका हो, ये सारे जितने प्रकरण के ग्रंथ हैं, कहीं न कहीं उसने यही मॉडल लिया गया है, अधिकरण मॉडल। सांख्य कारिका में दुख त्रयाधिघाता, बताइए समस्या कहाँ है, विषय कहाँ है? दुख। उसी का जो है क्या करेंगे? उसी का रिमूव करना चाहते हैं जो है। कैसे होगा? तो बता दिए, उपक्रम बता दिए, उपसंहार कैसे हुआ? कहते हैं व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान के विज्ञान से होगा। तो ये अधिकरण मॉडल जो है, जितने भी हमारे अधिकरण के ग्रंथ लिखे गए हैं, यह जो है इस मॉडल को अपनाते हैं। तीसरा तात्पर्य मॉडल है। तात्पर्य का मतलब क्या है? कि कोई भी समस्या है, उस समस्या का तात्कालिक निदान कैसे हो सकता है। तो तात्पर्य मॉडल को एक्शन रिसर्च करते हैं। जैसे पैंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, अब कोरोना के लिए हम उसके निदान के लिए कौन सा मेथोडोलॉजी प्रयोग करेंगे? उसको तात्पर्य मॉडल रिसर्च कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। और इसमें उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता फलम, अर्थवादो उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, यह शोध प्रविधि अत्यंत ही युक्त है। इसी को मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल कहेंगे। कोरोना की समस्या को केवल आप साइंटिफिकली या मेडिसिन के क्षेत्र से नहीं उसको कर सकते थे, उसका सामाजिक जो है क्या, उसका पूर्व था, राजनैतिक क्या था, आर्थिक क्या था, सांस्कृतिक क्या था। इस तरह से इसको मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल कहते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने जो है मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल या बहुविषयक शोध प्रबंध भी लिखे गए हैं। यह ट्रांसडिसिप्लिनरी मॉडल भी है। जितना भी वेद का ग्रंथ है, उपनिषद का ग्रंथ है, ब्राह्मण आरण्यक के ग्रंथ है, ये सब ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च के आउटपुट हैं। ट्रांसडिसिप्लिनरी का मतलब जितने भी डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज हैं, उन सारे डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज का ही समवेत रूप है, अर्थात समावेशित रूप है। तो ट्रांसडिसिप्लिनरी मॉडल का भी रिसर्च जो है, इनके आधार पर, तात्पर्य मॉडल के आधार पर आप जो है आप खोज सकते हैं, अन्वेषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वह तो केवल इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करती है। हमारे शास्त्रकारों ने ट्रांसडिसिप्लिनरी मॉडल का भी जो है रिसर्च किया है। जितने भी हमारे अपौरुषेय शास्त्र हैं, अपौरुषेय शास्त्र जो है वह ट्रांसडिसिप्लिनरी मॉडल के जो है आउटपुट्स हैं। जितने भी अपौरुषेय शास्त्र हमारे यहाँ, केवल अंतर विषयक और बहुविषयक की बात नहीं करते। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मिक्स, अर्थात डिडक्टिव भी मेथोडोलॉजी हो सकती है, इंडक्टिव भी हो सकती है। दोनों का जो है वो समवेत रूप भी हो सकता है। यहाँ पर लैंग्वेज इज इंटेंशनल, भाषा जो है वह एक संवाहिका का काम करती है, साधन का क्या काम करती है। ये हमारा 3 मॉडल हैं। पाणिनि प्रविधि को छोड़ करके, पाणिनि प्रविधि के अलावा ये 3 मॉडल हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने बताया है। और 3 मॉडल के आधार पर जो है, यह केवल संस्कृत में ही नहीं, इनका अनुप्रयोग जो है वह किसी
केंद्रित शोधक प्रविधि पर, भारतीय चिंतन परंपरा पर जो है गौरव होना चाहिए। भारतीय शोध की संक्षिप्ति क्या है, हमारी जो है सिनॉप्सिस का जो है रूप क्या होगा, जिसको हम अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। मतलब आप देखें शास्त्र में कहीं भी प्रारंभ में ही अनुबंध चतुष्टय बता दिया जाता है, वह अनुबंध चतुष्टय ही क्या है, हमारी रिसर्च सिनॉप्सिस है, जिसमें बता दिया जाता है इसका अधिकारी कौन होगा, बता दिया जाता है इसका विषय क्या है, बता दिया जाता है कि विषय का शीर्षक के साथ संबंध कैसा है, बता दिया जाता है कि इसका प्रयोजन क्या है। यही तो हमारी सिनॉप्सिस है। हम अपने रिसर्च की सिनॉप्सिस में यही तो बताते हैं कि हमारे शोध संक्षिप्ति का विषय क्या है, इस शोध संक्षिप्ति का प्रयोजन क्या है, इस शोध संक्षिप्ति का शीर्षक क्या है, शीर्षक का विषय के साथ संबंध कैसा है, और किसके लिए शोध संक्षिप्ति अर्थात शोध प्रबंध किसके लिए लिखा जाएगा, अर्थात उसका अधिकारी कौन। ये हमारी भारतीय शोध संक्षिप्ति है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध का मतलब सातत्य, फंक्शन ऑफ द शास्त्र। जो भी हमारा शोध प्रबंध है वह शास्त्रीय जो ज्ञान है उसमें 3 वस्तुएं होती हैं। वात्स्यायन ने कहा है कि फंक्शन, जो शास्त्र की प्रवृत्ति क्या है, शास्त्र जो है जीवंत कैसे होता है, शास्त्र की जीवंतता का आधार क्या है, कहते हैं वह जो है यह 3 वस्तुओं पर जब चर्चा होता है। उद्देश्य बता दीजिए, लक्षण बता दीजिए और उसकी परीक्षा कर दीजिए। उद्देश्य का मतलब ओंटोलॉजी, वस्तु का स्वरूप, लक्षण का मतलब वस्तु का तात्विक ज्ञान कैसा है उसका अन्वेषण कर दीजिए, और फिर उसकी जो है उसका जो है लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट कर दीजिए, उसकी परीक्षा कर लीजिए, चाहे वहां जो है लेबोरेटरी में जाकर के, चाहे वह विद्वानों के बीच में। इसीलिए कहा जाता है साधु मन में प्रयोग विज्ञान, अर्थात जब तक साधु संतुष्ट न हो, सज्जन लोग जब तक संतुष्ट न हो जाए तब तक क्या होगा, हम नहीं मानेंगे कि हमारा शोध सही है। तो परीक्षा चाहे जिस रूप में कर लीजिए। आपका शोध प्रबंध जो शास्त्र है उस शास्त्र की जीवंतता क्या है, जब इन 3 तत्वों पर आप जो भी चर्चा करें। लोग कहते हैं कि संस्कृत में परीक्षा है ही नहीं, लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट है ही नहीं। अरे अभिज्ञान शाकुंतलम के आचार्य कहते हैं, महाकंका व्यास कहते हैं, और हमारे यहाँ परीक्षा का बताया ही गया है कि जब तक जो है तात्विक ज्ञान जो है, जब तक इस लक्षण की जो है परीक्षा नहीं होगी तब तक हमें तात्विक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो परीक्षा भी होती है, आपकी रिसर्च फाइंडिंग की टेस्टिंग हो जाए। जिस एरिया में आपने रिसर्च लिखा है तो परीक्षा इन 3 तत्वों पर विचार कर लीजिए, आपका शोध प्रबंध जीवंत हो जाएगा, वह जीवंतता को धारण कर लेगा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है, ठीक है, लक्षण और परीक्षा। रिसर्चर इज ए साइंटिस्ट। आप सभी जो है क्या हैं, वैज्ञानिक हैं, आप वैज्ञानिक हैं। हमारे यहाँ जो ऋषि हैं वो वैज्ञानिक हैं, वो साइंटिस्ट हैं। और वो क्या साइंटिस्ट करते हैं, इस जगत में जो है सब कुछ तो है ही है, उस जो वस्तु है उस वस्तु का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिफॉर्मुलेशन करते हैं। तो रिसर्चर का कार्य क्या है, रिसर्चर जो है रिफॉर्मुलेट करता है। कोई भी तात्विक ज्ञान जो इस सृष्टि में है उस तात्विक ज्ञान को फिर से वह रिप्रेजेंट करता है, रिवील करता है। तात्विक ज्ञान इसी सृष्टि में, लैपटॉप इसी सृष्टि में था, मोबाइल इसी सृष्टि में था। रिसर्चर ने क्या कर दिया, इन तत्वों से निकाल करके असेंबल कर दिया और असेंबल करके प्रस्तुत कर दिया कि यह लैपटॉप है, ये मोबाइल है। और यही चीज कहते हैं हमारे यहाँ जो है, अगर आप देखें कि जब कहा जाता है कि जब कवि कहा जाता है कि कवि क्या है, यथासमय रोचते विश्वम तथेतम परिवर्तते, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति या कविरेका प्रजापति, अर्थात कवि ही प्रजापति है क्योंकि वह मोडिफायर है। अर्थात ये वैश्विक जो ज्ञान है उस ज्ञान को एक फिर से वह प्रस्तुत कर देता है। तो लगता है कि जो तात्विक ज्ञान है तत्व ऋषि चिंतन है। जयंत भट्ट ने भी कहा कि उद्भवारूपणम वस्तुयम उत्प्रेक्षितुम क्षमाम वचो विन्यास वैचित्र्यमात्रम तत्र विचार्यताम। वह कौन सी वस्तु है जिसको हम नया कर सकते हैं। हमें घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारा ये काम है, ऋषियों का चिंतन है, ये परंपरा का चिंतन है। हम तो बस एक निमित्त मात्र हैं। हम जो ज्ञान प्राप्त हुआ है आज के परिवेश में, आज के विषय का रूप आपको हम क्या कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पुनः प्रस्तुति कर रहे हैं। पुनर्प्रस्तुति नहीं बनता है, पीछे से दे दो, पीछे से। तत्वान्वेषण में 2 प्रकार का है। तत्वान्वेषण के 3 आयाम है। एक तो हमें जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान का दर्शन, हमारा जो संस्कृति है और हमारी जो परंपरा है उनके साथ जब हम इंटरेक्ट होते हैं
दूसरा जो है हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके साथ जब हम इंटरेक्ट होते हैं, और एक जो है जब हम विद्वानों के बीच बैठते हैं, उनसे साक्षात्कार करते हैं, तो तीन जो है, तीन आयाम से, तीन प्रविधियों से हमें तत्वान्वेषण का जो है एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। एक तो अपनी संस्कृति से, अपनी धरोहर से, अपना जो जीवन का दर्शन है। दूसरा उपाय क्या है, जब हम अपने ही एक्सपीरियंस का, जैसे कबीरदास कहते हैं, बस कागज छुड़ो नहीं कलम कहीं नहीं हाथ। उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, उनको अपने हेरिटेज का ज्ञान नहीं था, संस्कृति का, लेकिन क्या हुआ, उनका अपना जो अनुभव था, उस अनुभव से इंटरेक्ट होकर के जो है कबीरदास के गुरु हो गए। तो अपना जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप जो है रिसर्च कर सकते हैं, उसका आयाम इंटरेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा, विद्वानों के बीच में बैठ करके, गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके, उनके साथ जो है दीवार करके, दीवार का मतलब यहाँ जल पर डंडा नहीं है, अर्थात संवाद करके जो है वादे जाएंगे जो है सेमिनार और कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वास्तव जो हमारे वरिष्ठ भी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, उनके साथ हमारी अहितुकी, मेरे ऊपर उनकी अहितुकी कृपा रहती है। ऐसे आचार्य वर्ग को, ऐसे कुलपति महोदय को प्राप्त करके महात्मा गांधी पुस्तकालय केंद्रीय विश्वविद्यालय उपकृत होगा, धन्य होगा। इसमें कहीं भी निश्चक ही जो है कहीं कोई संदेह नहीं लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संस्कृतम, जय अखंडम भारतम, जय भारतीय शास्त्रीय शोधन प्रविधि सभी जय क्षमा। अनिर्वचनीयम महनीय आभार रूपम। जो विद्वान लोग होते हैं उनका आभार प्रदर्शन भी अनिर्वचनीय ही होता है। सर ने वेद से लेकर के लौकिक साहित्य तक के शास्त्रों में जो शोधक प्रविधि दिखाई देती है उसका अत्यंत ही सूक्ष्म और तार्किक रूप से उसको प्रस्तुत किए। इसके लिए मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, मानविकी एवं भाषा संकाय की तरफ से और संस्कृत विभाग की तरफ से मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि 34 महीने बाद आप यहाँ आए हैं। इस बार जो है 34 महीने का अंतराल नहीं होने पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय अभाव के कारण मैं इसलिए बोल दिया कि आपका जो उद्बोधन है वह अनिर्वचनीय है। शब्द कितना भी कहते रह जाए उसके लिए वह कम पड़ जाएगा। एक शब्द से हम पूरे विभाग की तरफ से आभार, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और इस कार्यक्रम के समापन के पूर्व में आभार प्रदर्शन के लिए हिंदी विभाग के शोध छात्र विकास कुमार को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। सर के इस अद्भुत व्याख्यान के बाद बस नहीं जाता है आभार जैसा है, धन्यवाद जैसा। मुझे अभी नहीं लगता है कि
हमारे कुछ शब्द कह देने से इसका मैंने यह लग ही नहीं रहा था कि हम व्याख्यान सुन रहे हैं। लग रहा था आप किसी वर्ग कक्ष में बैठे हैं और सर जैसा कि बार बार बोल रहे थे बिना प्रोटोकॉल का, और जब प्रोटोकॉल हट जाता है तो हमारा दिल जुड़ जाता है, तो प्रोटोकॉल में हमारा दिमाग जुड़ा रहता है, दिल कहीं और रहता है। तो ये जो प्रोटोकॉल के बिना जो हमारा यह जो व्याख्यान था हम सब सबसे जुड़ रहे हैं। और जो यह औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन है इस क्रम में, सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे या जो भी बीच भी जो वक्तव्य स्वागत वक्तव्य, तो सर का जो उत्साहवर्धक वक्तव्य था, मैं इसके लिए मानविक एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रद्युम्न सिंह सर के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबके तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी की ओर से, सभी शोधार्थी विद्यार्थियों की ओर से मैं इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं जब प्रोफेसर सतीश चंद्र झा सर के बारे में मैं जब सोचता हूँ, और सर के माध्यम से ही हमने उनके बारे में जाना कि सर बिहार विश्वविद्यालय में थे, तो कई बार लगता है कि जिसके पास ऐसे शिष्य हो और जिसने ऐसे शिष्यों को निर्माण किया कि शिविर में भी हम अपने गुरुओं को याद करते हैं, तो इनसे हमें सीखना है। यह व्याख्यान केवल इसलिए नहीं है कि हम आए और सुनकर चले जाएंगे, हमें उस परंपरा को अपने में आत्मसात करना है कि हम भी अपने गुरुओं को याद करें। और गुरुओं को केवल पीएचडी उनकी थीसिस पर साइन करवाना ही शोध निर्देशक से इतना ही काम नहीं है, और यह एक आजीवन संबंध हो जाता है जिसको हमको बार बार याद करना है। और हमें याद आते हैं जैसे कि धनी सोई जस कीरति जासु पुन मरे पे मरे न बासु, कबीर भी बार बार याद आते हैं कि हम न मरब मरिहे संसारा, हमको मिला रे जियावन हारा। तो डॉक्टर श्याम कुमार झा जैसे शिष्य, प्रोफेसर प्रद्युम्न सिंह सर जैसे शिष्य जिस गुरु को मिला हो वह गुरु धन्य है और शिष्य भी धन्य है, और हम सब इस ज्ञान यज्ञ में शामिल होकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो मैं इन शिक्षकों के प्रति भी, शिष्यों के प्रति भी बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्याम आज के सर जब डॉक्टर श्याम कुमार झा सर जब बोल रहे थे अपने गुरु के बारे में कि सर साहित्य कला और संस्कृति की त्रिवेणी थे, उनमें साहित्य भी है, कला भी है, संस्कृति भी है। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है, मैं जब सुनता हूँ किसी को, तो हमने तो अपनी सुविधा से विषयों का विभाग कर लिया है, हम अपनी सुविधा से टॉपिक तय कर लेते हैं जिससे हमें आसानी है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई विषय कोई साहित्य, भाषा, कला, संस्कृति सब कुछ अलग है। मुझे तो लगता है मैं जब संस्कृत के कार्यक्रम में रहता हूँ तो मुझे लगता है कि यह भी मतलब सब कुछ एक दूसरे में समाहित है, हम अपनी सुविधा के लिए डिग्री के लिए कर लेते हैं। लेकिन यह एक समेकित रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता है। तो इसलिए इस तरह का कार्यक्रम होना जरूरी है, और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आज के कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर श्याम कुमार झा सर के प्रति मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। सबको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, आप शोधार्थियों विद्यार्थियों की ओर से। और मैं जब प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी सर आज के मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित है, और सर का तो अपना ही घर है, तुम जब भी बुलाओगे इनायत से मुझे, मैं गुजरा वक्त नहीं जो लौट कर आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। तो सर को हम जब भी सर हमारे बुलाते हैं और सर आएंगे, और मुझे आशा है कि सर इसके बाद भी आएंगे, और हम लोग सर को सुनते हुए मैंने पहले ही कहा कि वर्ग कक्ष की अनुभूति हो रही थी, हम सेमिनार में नहीं थे। और विद्या की जो सबसे बड़ी सफलता है, जो विनम्रता है, और सर ने कहा कि जो कुछ भी है गुरुओं का है, तो हमें यह सीखना है कि हमारे पास भी जो थोड़ा बहुत आ रहा है अभी आएगा वो गुरुओं का है। और मुझे असाध्य बीना का वह बात याद आ रहा था, वो कहता है श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था। तो ऐसे गुरु के प्रति, ऐसे शिक्षक के प्रति मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सर के मेरे जहन में जो सर की एक स्मृति है, तीसरी कसम कहानी, ईश्वरनाथ रेणु ने तीसरी कसम कहानी लिखी, तीसरी कसम मारे गए गुरुधाम पर फिल्म भी बनी है, और आप सबको याद होगा सजन पे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, उस फिल्म का यह गीत है। इस गीत का जिक्र मैंने इसलिए किया था कि आप फिल्म के ध्यान से, उसमें एक हीरामन है और हीराबाई है। तो हीराबाई उस कहानी की पात्र है, वह कहती है हीरामन से कि जो एक
राग सिखाए वह भी उस्ताद, और जो एक अक्षर सिखाए वह भी गुरु। अगर हीराबाई की बात करते हैं तो सर के वर्ग में भी मुझे एक्टिव करने का अवसर मिला है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ नए नए एमफिल में आए थे तो अचानक से मैं संस्कृत वाले क्लास में चला गया था, और गया तो फिर आने का मन नहीं किया, और सर ने बहुत कुछ समझाया। सर के प्रति, ऐसे गुरु के प्रति मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपके बोलने के बाद बहुत कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है, मैं बहुत कुछ लिख रहा था कि लिखते लिखते अचानक से सब कुछ समाप्त हो गया, और हम जब आत्मा से जुड़ जाते हैं तो कलम कॉपी किताब कहाँ है पता नहीं चल पाता है, और हम उस व्याख्यान को सुनते रहे। सर के प्रति और आप सब शोधार्थी विद्यार्थियों के प्रति मैं पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। सर के प्रति मैं भूल गया, तो आदमी जो भावना है, तो मैं डॉक्टर बबलू पाल सर के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। हमें लगा कि आधार भी विकास का बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन संक्षिप्त में किए, क्योंकि हम सबके पास समय अभाव है। अब मैं इस कार्यक्रम के समापन के